सहदेव के वक्त 1320s में जुलजुहान आता है, अ मंगोल कमांडर, जिसने 8 महीने तबाही मचा के रखी थी कश्मीर में। रेप्स, ज़मीन खराब करना, मकान जला देना, यहाँ तक कि सुहादेव छुप के कहा जाता है किश्तवाड़ वाला सुहाबट्टा, ठीक है। तो सुहाबट्टा इज ऑल्सो हिंदू। हिज राइट हैंड, लिटरली राइट हैंड सिकंदर का, जिस सिकंदर को कहा जाता है कि ही वाज अगेंस्ट हिंदूज। उसने क्या किया बाद में मैं अभी आता हूँ उस पर, नो डाउट, बट उसका राइट हैंड सुहाबट्टा, ही वाज अ हिंदू। लड्डा राजा एक और उसका वजीर, लेफ्ट हैंड, ही वाज अ हिंदू, ठीक है। बहुत सारे टेम्पल्स उनकी डिस्ट्रक्शन स्टार्ट हो जाती है। कुछ टेम्पल्स तो सीधे हमें पता है, जैसे मारतन टेम्पल है, उसकी डिस्ट्रक्शन स्टार्ट हो जाती है। मुनवार में टेम्पल था उस वक्त, उसकी डिस्ट्रक्शन हो जाती है। सोपोर में था, बारामुल्ला में था, श्रीनगर में जो थे अलाउद्दीन वो, ठीक है, वहाँ पर तो उसकी डिस्ट्रक्शन स्टार्ट हो जाती है। एंड दे गो टू एक्सट्रीम्स, और ये अब ब्राह्मण्स को फोर्सफुली कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं इस्लाम, विच इज अगेंस्ट द प्रिंसिपल्स ऑफ इस्लाम, ला इकराह फिद दीन। आप जबरदस्ती नहीं कर सकते हो दीन में किसी को, ये गुनाह है इस्लाम। एक और चीज़ है ना सिकंदर के वक्त जो कही जाती है, वो ये है कि ही वाज द फर्स्ट वन जिसने जिजिया टैक्स यहाँ के हिंदूज पे यानी नॉन मुस्लिम्स पे एनफोर्स किया। 2 पाल्स, द करेंसी एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम वो शायद पाल, तो 2 पाल्स जिजिया। लेकिन एट द सेम टाइम यू नीड टू अंडरस्टैंड, ज़कात भी तो मुसलमानों पे उस वक्त फिर फ़र्ज़ कर दी। इतना जुल्म दुर्रानीज़ के वक्त यहाँ पर था ना, आई डोंट बिलीव कि उतने कम वक्त में उतना जुल्म कभी कश्मीर। सो वहां पर भी आप पर्टिकुलरली कंफर्मेशन बायस, सी कंफर्मेशन बायस, आप पर्टिकुलरली हिंदूज के बारे में देखते हो, ये उससे कि उनके साथ ऐसा है, तो भाई उनके साथ भी तो है, मुस्लिम्स के साथ भी उस वक्त। अब नया एक और सवाल, कश्मीर फाइल्स देखिए कश्मीर फाइल्स। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने पूरी मूवी तो नहीं देखी, हाँ, कुछ क्लिप्स मैंने देखी थी, थोड़ी विच वर, लेकिन मैंने कश्मीर फाइल्स पे जो क्रिटिकल लेंस दी गई है मल्टीपल सोर्स से, मैंने वो पढ़ी फिर उसके बाद। व्हाट इज द क्लियर? सी द प्रॉब्लम, मैं पहले क्लियर कर दूं, मैंने कश्मीर फाइल्स इसलिए नहीं देखी है क्योंकि मेरा कोई बायस है उसके खिलाफ। मैं सोशल मीडिया पे नहीं हूँ, मैं फ़ोन्स यूज़ नहीं करता, टू बी वेरी ऑनेस्ट। आई हैव अ सिंपल फ़ोन, आई टेंड टू सेव माई टाइम। लेकिन हाँ, अगर कोई चीज़ फिर आ जाए बहुत ज़्यादा तो उसके बारे में पढ़ता वढ़ता आई डू दैट। लास्ट टाइम हमने किया था, आई थिंक वी हमने किया था तकरीबन ज़ैनुल आबदीन को हमने कवर किया था। थोड़ा बहुत हमने रोशनी डाली थी सिकंदर पे, नॉट चूँकि हमने पूरा कवर किया था, बट आई गॉट अ वेरी गुड रिस्पॉन्स। इवन मुझे बहुत लोग कह रहे थे कि यार आपका सेकंड सीज़न कब आएगा, या इवन सेकंड एपिसोड। मैंने कहा अरे आएगा आएगा भाई, अगले इंसान के पास वक्त तो हो। खैर, लेकिन उस टाइम हम अब सिकंदर पे अटक गए थे, और अब सिकंदर का है थोड़ा बहुत, इट्स अ वेरी कंट्रोवर्शियल। I think we were on Shahmiri dynasty, the beginning of the Shahmiri dynasty. शाहमीरी डायनासिटी, राइट। Yes. वहाँ पे कुछ ओरिजिन्स हमने कवर करने की कोशिश की थी। इससे पहले कि सिकंदर पे जाए, लेट्स थोड़ा डीप डाइव इनटू शाहमीरी डायनासिटी, ओरिजिन, सोर्सेज, क्या था शाहमीरी डायनासिटी, उनका क्या रोल था, डायनामिक्स थे। Hmm. उसके बाद मे बी वी विल गो टू सिकंदर एंड ज़ैनुल आबदीन। Yeah, बिल्कुल. Just like I said you last time कि uh, it was not the indigenous dynasty of Kashmir. We need to know this because there's a lot of this confusion going on. बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि शाहमीरी डायनेस्टी, सिकंदर, ज़ैनुल आबदीन, they were the उनकी जो ancestry lineage है, that was कश्मीरी, which not really true. वो शाहमीर, तो जो शाहमीरी कास्ट है, इट्स नॉट कश्मीरी, लाइक no, it's not, it's not indigenous. शाहमीर आया था सुहदेव के वक्त कश्मीर। तो सुहदेव ने उसको दावर वाली जागीर दी थी, ठीक है। इवन दो ही वाज हिंदू रूलर, बट ही गेव हिम द जागीर ऑफ दावर। एंड सुहदेव के वक्त 1320s में जुलजुहान आता है, अ मंगोल कमांडर, जिसने 8 महीने तबाही मचा के रखती थी कश्मीर की। रेप्स, ज़मीन खराब करना, मकान जला देना, यहाँ तक कि सुहदेव छुप के कहा जाता है किश्तवाड़ भाग गया और उसने अपनी आवाम को जुलजुहान के हवाले कर दिया। सुहदेव की जो बीवी थी कोटा रानी, वो उस वक्त राइज करती है और वो शाहमीर को, और रेंचना जो
तिब्बत से आया था, तिब्बत से लद्दाख से आया था। लद्दाख। उनके साथ मिलके जो लोकल लैंडलॉर्ड्स है, चीफ्स है, उनको यूनाइट करती है हम्म। और फिर वापस रिवाइव करने की इन सम वे कोशिश करती है। अच्छा, क्योंकि मुझे टाइमलाइन याद रहे ना, हम्म। हम किस वक्त की बात कर वी आर टॉकिंग अबाउट 14th सेंचुरी, अर्ली 14th 14th सेंचुरी, century, मतलब 1300s। 1300s, यस। तो फिर उसके बाद होता क्या है कि रिंचना इवेंचुअली राइजेस टू द पावर आफ्टर जुलजुहान, क्योंकि सहदेव वापस आते, उसको लगता है शायद मुझे अब तख्त पे बिठाएंगे, लेकिन उसने अपने सब्जेक्ट्स को छोड़ दिया होता है मंगोल्स के हाथों, तो तख्त पे तो नहीं बिठा सकते ना। देयर वाज रिजेंटमेंट अगेंस्ट हिम, और उसकी अपनी बीवी, मतलब ऑल द पीपल दे वर अगेंस्ट हिम। तो होता ये कि उसके बाद के रिंचना बिकम सदरुद्दीन बुलबुल शाह के अंदर। रिंचना के बाद उनका एक बेटा होता है जिसका नाम है हैदर। अच्छा। हैदर को वो अंडर द पेट्रोनेज ऑफ बीकशा भट्टा या बीकशाना के अंडर रखते हैं वो। बिग शाना। जी, हु वाज वन ऑफ द वजीर्स ऑफ रिंचना। ओके। ओके, इन्हीं का एक वजीर था, यानी चीफ मिनिस्टरियल कैंडिडेट था शाहमीर। ओके। शाहमीर आया था सहदेव के वक्त, दावर मिला था। जुलजुहान के वक्त थोड़ा बहुत इसने अपना रोल निभाया, पावर में आ गया, इक़्तिदार में आ गया। नाउ ही इज आल्सो वन ऑफ द वजीर्स आफ्टर रिंचना। होता क्या है कि हैदर, जब रिंचना गुजरते हैं तो हैदर माइनर होते हैं, तो उसकी जो माँ होती है कोटा रानी, शी बिकम्स द रीजेंट, जैसे कि बादशाह में होता था, औरतें फिर संभालती थी। लेकिन वहां के मिनिस्टर्स ने इसको अप्रूव नहीं किया, दे सेड कि औरत नहीं हो सकती है, वी कैन नॉट एक्सेप्ट दिस। शाहमीर उसको सजेशन देते हैं, सहदेव का भाई उदयना देवा, उसको बुला लो, ठीक है। वो पपेट रहेगा आपके हाथों में, हुकूमत आपके पास ही रहेगी। हैदर जब बड़ा हो जाएगा उसको हुकूमत पकड़ा देना, फिलहाल के लिए उसको ले आओ ताकि आपके हाथ से इक़्तिदार ना छीना जाए। ठीक है। तो उसको लाया जाता है उदयना देवा को, लेकिन ही इज नॉट दैट मच कॉम्पिटेंट। इस दरमियान टर्क्स हमला करने के लिए आते कश्मीर वाया हीरपुर, बारामूला का जो रोड है, तोसा मैदान से उस वक्त अच्छा खासा पॉपुलेस आता था यहाँ पर। तो वो आते हैं वहां से, और उदयना देवा भाग जाता है सहदेवा की तरह। जिस तरह भाई डरपोक था, उस तरह दूसरा भाई भी डरपोक है। तो कोटा रानी राइजेस अगेन, शी यूनाइट्स शाहमीर, शी यूनाइट्स बीकशाना, शी यूनाइट्स अदर वॉर चीफ्स, एंड दे फाइट अगेंस्ट द टर्क्स, और टर्क्स को ह्यूमिलेटिंग डिफीट यहाँ पर मिलती है। ऑलराइट, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद शाहमीर को लगता है कि मुझे थोड़ा बहुत एलिनेट किया जा रहा है, आइसोलेट किया जा रहा है, जबकि मेरा बहुत बड़ा रोल था। जुलजुहान के बाद भी मेरा बड़ा रोल, अभी जब टर्क्स आए उसमें भी मेरा बड़ा रोल। और शाहमीर ऑलरेडी धीरे धीरे पावर गेन कर रहा था। उसने अपनी बेटियों की शादी, जो यहाँ के लवनियाज थे, परगनाज थे, दरवाज थे, जो हिंदू चीफ्स थे, उनके साथ करवाई थी, टू फॉर्ज एन अलायंस विद देम। सो शाहमीर वाज गेटिंग वेरी वेरी पावरफुल। तो होता क्या है, उसको लगता है एलिनेट हो जाता है, और उस वक्त एक इवेंट हो जाता है। बीकशाना और कोटा रानी को लगता है कि शाहमीर शायद पावर में आना चाहता है, इक़्तिदार में आना चाहता है। वो अपना कैपिटल श्रीनगर से शिफ्ट करते अंदरकूट सुंबल, अच्छा, विदाउट टेलिंग शाहमीर। ओके। शाहमीर को एक बात खटकती है, शाहमीर बीकशाना को असैसिनेट पहले करवाता है। एक और जी बिल्कुल, एक और मिनिस्टर होता है जो कोटा रानी का सपोर्टर होता है, उसको भी असैसिनेट करवा देता है। और ऑलरेडी इसने जो लावनियाज है, जो दरावाज है, उनका सपोर्ट लिया होता है, क्योंकि मैरिज उनके साथ करवाई होती है। अब सोचे जरा, इनको हम मुसलमान सल्तनत के नाम से, सुल्तान के नाम से जाने जाते हैं, जबकि दे गेव देयर डॉटर्स टू हिंदूज, टू अदर रिलीजियस फैक्शंस फॉर द पॉलिटिक्स, जबकि इस्लाम में अलाउड नहीं है। सो वो जो कंसेप्ट इनका आता है ना, कश्मीर में रहमतुल्लाह अलैह वाला, बड़े मुसलमान थे, इस्लाम परस्त थे, दैट्स नॉट रियली ट्रू। शाहमीर अब जाता है कोटा रानी पे। लेकिन इस पे ये है ना कि यार, ठीक है, मतलब जो मैं इसको बीइंग फेयर, मैं समझ सकता हूँ कि ठीक है, 2000 मैं रेफरेंस को देख रहा हूँ कि अगर मैं 2025 में बैठा हुआ हूँ और मैं ये देख रहा हूँ कि 1300 में जो एक लेट्स से एक रूलर था, उसने कैसे रूल किया, और उसने अपनी बेटी लेट्स से फॉर द पॉलिटिकल गेन्स किसी हिंदू राजा को दे दी। ठीक है, वो शायद आज देख के मुझे लगे कि ठीक है यार, इट वाज वेरी क्रिमिनल, लेकिन उस ज़माने का कॉन्टेक्स्ट नहीं देखना पड़ेगा कि उनको पहले, जैसे हम अभी बात कर रहे थे, उसको पता कितना था पहले कि ये कितना सही है, कितना गलत है, वो भी तो डिपेंड See, my point is not whether this is a criminal activity or it's not a criminal activity. My point is very clear. कि when you portray them as the Muslim rulers, especially the defenders of the Islam, you're wrong at that point of time. Because most of their actions, a lot of their actions were against the principles of Islam.
द प्रॉब्लम इज जब मुसलमानों को करंट रिजीम में या करंट जो इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम है और जिस तरह का अभी आइडियोलॉजी चल रही है, जब वहां पर उनको सब्जुगेट किया जाता है, मार्जिनलाइज आइडियोलॉजिकली किया जाता है, दे आर बीइंग ट्रीटेड एज द डिसेंडेंट्स ऑफ दीज पीपल कि देखो आपके इस्लाम नुमा जो सुल्तान थे, जो लीडर्स थे, वो ऐसे थे, उन्होंने हम पे जुल्म किया। तो वहां पर इस्लाम का टैग लग जाता है ना उनके साथ, दे आर बीइंग ट्रीटेड एज द मिशनरी ऑफ द इस्लाम, जबकि इट वाज नॉट ट्रू। They did everything for their political gains. It was not about Islam. It was about their own political agendas, own political interests. That's my point. वो सही है, गलत है, उसको छोड़ देते हैं, बट इस्लाम आप वहां पर फिक्स नहीं कर सकते हो। ये आप नहीं कह सकते हो कि शाहमीर साहब, सुल्तान शमसुद्दीन साहब इस्लाम के डिफेंडर थे। You getting my point? बिल्कुल। तो माइनॉरिटी को उनके साथ जोड़ा जाता है ना, और इस्लाम के नाम पे फिर फिक्स किया जाता है। I'm solving that problem here. So अब होता क्या है कि सुहदेवा जाते हैं कोटा रानी, एक कहा जाता है एक फोर्ट में, लार शायद एक फोर्ट है उस वक्त का, तो वहां पर छुप जाती है। तो सुहदेव शाहमीर भी सीज कर देते, उसको बोलते आप मेरे साथ शादी कर लीजिए, ठीक है, और ये तकसीम किसको कह रहे हैं शादी कर ली? कोटा रानी को। कोटा रानी। यस, और हम किंगडम को डिवाइड कर लेंगे। ओके। ऑलराइट। सो कोटा रानी को पता है अब फायदा तो कुछ भी नहीं है क्योंकि चीफ इसके साथ है। शी मैरीज हर। ओके। ऑलराइट। She was already a widow by the way. या शी वाज अ विडो ऑफ रिंचना ना, रिंचना ने उसके साथ शादी की थी, उससे पहले वो सुहदेव की ये थी। सो व्हाट हैपेंस इज कि नाउ शाहमीर बिकम्स सुल्तान शमसुद्दीन सुल्तान शमसुद्दीन बाय मैरिंग कोटा रानी। कोटा रानी। और यहाँ से शाहमीरी डायनेस्टी इन 1329 स्टार्ट होती है। और शाहमीर नॉनदलेस एज कंपेयर टू द प्रीवियस रूलर्स वाज वेरी गुड। जैसे जोगी राजा जो है वो राज तरंगिनी में कहते हैं, जोना राजा राज तरंगिनी में, दिवित्य राज तरंगिनी में कहते हैं सुहदेवा को राक्षसा ऑफ अ किंग। उसने ब्राह्मण्स पे भी टैक्स लगाया था, जो कि हिंदू जो रिलीजियस टैक्स है उनके खिलाफ है। यू कैन नॉट टैक्स ब्राह्मण्स इन हिंदू एज पर द हिंदू रिलीजियस टैक्स। उसने ब्राह्मण्स पे भी टैक्स लगाया था। और जुल्जू खान को भगाने के लिए, मतलब उसको वापस भेजने के लिए, उसने वो बोलते हैं खून पसीना निकाला था यहाँ के लोगों को, ताकि उसको पैसे दे देकर उसको वही से भगा दे। लेकिन जुल्जू खान चालाक था ना, उसको पता चल गया अगर इतना पैसे दे सकते तो अंदर तो बहुत माल होगा, तो उसने धोखा दे दिया उसको और ये भाग गया उस वक्त। सो सुहदेवा को इमेजिन जोना राजा कहते हैं राक्षस ऑफ अ किंग। तो उसने बहुत बहुत टफ टैक्सेस यहाँ पर लगाए थे, लोगों का खून पसीना निकाला था उसने। जब सुल्तान शमसुद्दीन उर्फ शाहमीर जब राजा बनते, ही स्टार्ट्स कम करना, वो सबट्रैक्टिंग, रिलैक्सेशन वो कर देते उन टैक्सेस में धीरे धीरे करके। बट उसका रूल सिर्फ और सिर्फ 3 साल लास्ट करता है। नहीं, अब ये भी पैटर्न एक है ना जो मैं देख रहा हूँ। पैटर्न ये है कि ठीक है, आज की जो पॉलिटिक्स है वो शायद एथनिसिटी के बेसिस पे हो, कास्ट के बेसिस पे हो, रिलीजन के बेसिस पे हो, नेशनैलिटी के बेसिस पे हो, इंटरनेशनली। तब पूरा फैमिली डायनेस्टी पे हो रहा था कि मेरी फैमिली डायनेस्टी उसकी फैमिली डायनेस्टी से अच्छी है, और अपनी फैमिली डायनेस्टी को पावर में रखने के लिए मैं किसी से भी शादी कर सकता हूँ, किसी को भी मार सकता हूँ, और कहीं पे भी कोई भी पॉलिटिकल चेस गेम खेल के पावर में रहूँगा। अब वो ब्राह्मण था, हिंदू था, सूफी था, सिख था, रिगार्डलेस यही पैटर्न मुझे समझ आ रहा है। जी इन द medieval times you will only find majorly you will find this family dynastics, and it was not because कि मेरी family अच्छी है, it's a bias towards the family. You want your kith and kin to be in the power for longer amounts of time. It's your vested interest whether they are competent or they are incompetent, it doesn't matter. हर इंसान चाहता है कि उसकी फैमिली की बेहतरी रही, उसका नाम रहे, लेगेसी रहे, इस तरह से। So yes, it was very much evident during those times. तो 32 में बाय द वे सुल्तान जो शमसुद्दीन है उर्फ शाहमीर 1332 यस। तो उस वक्त ही डाइज। और अजीब बात यह है कि इस लीनेज में मैंने एक कॉमनैलिटी पाई है, ये खुद ब खुद को टाइटल देते थे। क्या टाइटल? जैसे शाहमीर का नाम शाहमीर था, खुद टाइटल दे दिया सुल्तान शमसुद्दीन। ठीक है। इनका एक बेटा था अली शेर, उसने खुद का नाम रख दिया अलाउद्दीन, सुल्तान अलाउद्दीन। या दिस इज वेरी मच ट्रू। उसका बेटा था शीर शमक उसका नाम था, उसने खुद को बता दिया सुल्तान शहाबुद्दीन। So they used to give title to themselves. क्योंकि यार लकब से स्टेटस चलता है। So
this is something, you know, which tells a lot about the psychology of those kings Hmm. at that point of time. बहरहाल 1332 में इनके ये जब गुजर जाते हैं, इनके दो बेटे होते हैं, जमशीद और अली शेर। Hmm. जमशीद बड़ा वाला होता है, वो सल्तनत संभालता है। Hmm. वो इससे पहले ऑलरेडी एक ज़िले में एक जागीर में गवर्नर रहा था। Hmm. और इसका दूसरा बेटा अली शेर, वो भी एक जागीर में, कामराज और महाराज, ये Hmm. दो जागीर थी, Hmm. वहाँ के गवर्नर्स थे। जमशीद बिकम्स अ सुल्तान, Hmm. और वो अपने भाई अली शेर को बहुत स्ट्रांगली अपने साथ कनेक्ट करते हैं, Okay. रखते हैं, सलाह मांगते हैं। लेकिन अली शेर वाज अभी वेरी हम इसी एम्बिशियस। डायनास्टी की बात यस, कर अभी इन्हीं की हम्म, बात हो रही है। हम्म, बट अली शेर वाज वेरी एम्बिशियस। वो कुछ कोर्टियर्स के बहकावे में आके, बहकावे नहीं बल्कि उसकी अपने एम्बिशन से, वो अपने भाई के खिलाफ रिबेलियन कर लेता है। हम्म, भाई जो है ना, वो कोशिश करता है कि ये समझ जाए, लेकिन वो समझता नहीं है। हम्म, बट बहरहाल जब यू नो अली शेर इसके खिलाफ रिबेलियन के लिए आता है, हम्म, वो अपना जो एरिया है अवंतीपुर का, हम्म, ठीक है, वो छोड़ देता है। हम्म, इवन अंदरकूट शायद वो एरिया था, उसको छोड़ देता है। हम्म, सुल्तान जमशीद जो इसका भाई है, वो उस पे हमला कर देता है, जहां पर उसने एरिया अपना छोड़ा होता है, जो उसका स्ट्रॉन्ग होल्ड होता है। उसका एक वजीर होता है लक्ष्मण भट्ट, हम्म, वो कहता है उसको ऐसा करो। वाह, ओके, हम्म, सो अब बहरहाल क्या होता है, इस बीच में ट्रूस हो जाती है, हम्म, और सुल्तान जमशीद अब इस ट्रूस के बाद कहीं जाते हैं। हम्म, लेकिन अली शेर वॉज ऑलरेडी वेरी एम्बिशियस। हम्म, वो इस पॉइंट का फायदा उठाते हैं, ट्रूस का धोखा देते, हम्म, मतलब उस पैक्ट को धोखा देते, हम्म, एंड ही टेक्स ओवर द थ्रोन। हम्म, और इसका भाई जो जमशीद, यानी बड़ा वाला बेटा, 1.5 साल वो कश्मीर एक जगह से दूसरी जगह जाता है, एंड ही डाइज इन वैंडरिंग। इस पूरे के पूरे he dies while like traveling from one Yeah, he dies in wandering. He oh died because of grief. why okay My whole point is, मैं ये बातें क्यों कह रहा हूँ, मेरा पॉइंट बस ये है कि आप इस्लाम को इस चीज़ से नहीं जोड़ सकते हो। हम्म, जब आप इनका नाम लेते हो, आपको बज़ाहिर लगता है कि ये इस्लाम नुमा मखलूक थी, हम्म, और बज़ाहिर आप फिर करंट जो मुस्लिम पॉपुलेशन है, उनको इनके साथ जोड़ते हो, और इस्लाम को भी इनके साथ जोड़ते हो। इट्स अ रॉन्ग थिंग। हम्म, इमेजिन इस्लाम में अलाउड एक भाई दूसरे भाई के साथ ऐसा करे और वो ग्रीफ की वजह से मर जाए, हम्म, धोखा दे। हम्म, हुजूर अलैहि इस्लाम ने तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, गैर मुसलमानों के साथ ऐसे ऐसे पैक्ट्स किए जो कि कभी यहाँ से उनने तोड़े नहीं। कुरैश के साथ पैक्ट किए, तो कुरैश ने हुदैबिया तोड़ा ना, हुदैबिया तोड़ा था हुजूर अलैहि इस्लाम ने तो नहीं तोड़ा। हम्म, सो दिस शुड बी वेरी क्लियर। अब इसके बाद क्या होता है, अली शेर कम्स इनटू पावर। मतलब ये भी है कि जब आप हिस्ट्री में किसी मुसलमान का नाम सुनो तो तुम्हें ऑब्जेक्टिव लेंस से देखना पड़ेगा। ये नहीं कि अब इसका नाम शमसुद्दीन है तो माशाल्लाह बहुत ही अच्छा होगा, अब क्योंकि इसका नाम सुरेश है तो खराब ही होगा, ये ज़रूरी नहीं है। एग्जैक्टली, आप ऑब्जेक्टिव द लेंस लैंड से शुड बी हिस्ट्री वेरी पढ़ा वेरी करो। हाँ ऑब्जेक्टिव। हाँ बिल्कुल। तो अली शेर खुद का नाम अलाउद्दीन रखते हैं। अच्छा जी। हम्म, तो अलाउद्दीन थोड़ा रिफॉर्म्स करते हैं, जाहिर सी बात है। वो अलाउद्दीनपुर एक रियासत भी मतलब एक एरिया भी बनाते हैं, हाँ वहाँ पर मस्जिद वस्जिद वो सब कुछ कंस्ट्रक्ट करते हैं। अब इनका एक बेटा होता है जिसका नाम था शीर शामक। शीर शामक जी। ओके वो राइज करता है टुवर्ड्स द पावर, और वो अपना नाम रखता है सुल्तान शिहाबुद्दीन। शमसुद्दीन शहाबुद्दीन जी, ग्रैंड अलाउद्दीन। ओके। जी। और इट वाज ड्यूरिंग द टाइम ऑफ शिहाबुद्दीन कि हमें कश्मीर। कुछ एटमोलॉजी पता है ये क्या, ये दीन दीन क्या हो रहा है? इज इट बिकॉज उस टाइम मुझे नहीं पूरा पता, इज इट बिकॉज बैक देन टर्क्स वर इन पावर एंड समहाउ दे वांटेड टू रिलेट देमसेल्व्स जी, जी, पर्शियंस की से ये सारी हम्म, चीज़ें आती है, लेगेसी आती है हम्म, कि जो पर्शियंस में ये दीन दीन का कंसेप्ट होता है, इट वाज वेरी रॉयल हेरिटेज इसको माना जाता था। तो वहाँ से हम लेते थे इस चीज़ को। ओके और मैं आपको फैसिनेटिंग एक बात बताऊं, शिहाबुद्दीन, सुल्तान शिहाबुद्दीन के वक्त कश्मीर एक्सपैंडेड टू इट्स हाईएस्ट। लाइक व्हाट वर द एक्सटेंट्स? गिलगित, हाँ बल्तिस्तान, हम्म, लद्दाख, हम्म, कुछ अकाउंट्स में आता है अफगानिस्तान, काबुल, कांधार तक पहुंच गए वो, एंड इवन टू द सतलज रिवर, जहाँ पर दिल्ली सल्तनत थी। हम्म, और वहाँ पर ही साइंड अ ट्रूस विद द फिरोज शाह तुगलक, जो उस वक्त दिल्ली सल्तनत में थे। तो सतलज के इस पार शहाबुद्दीन को मिल गया, सतलज के उस पार फिरोज शाह तुगलक को मिला। ओके इट एक्सपैंडेड टू द अटमोस्ट लेवल्स। उतनी एक्सपेंशन किसी भी रूलर के अंडर कभी भी कश्मीर ने नहीं देखी। ही इज रिगार्डेड एज द मोस्ट पावरफुल रूलर इन द हिस्ट्री ऑफ कश्मीर। मोस्ट पावरफुल रूलर। ये इसका ग्रैंड किड जी, जी, शमसुद्दीन का शमसुद्दीन ग्रैंड किड इसका। तो वो मैरी फिर करता है सूरा रानी से। सूरा रानी जी, नो सूरा रानी से ये नहीं करते, सूरा रानी तो उसके बाद आती है। असल में होता ये है कि इनकी एक वाइफ होती है। हाँ तो आखिरी दौर में होता क्या है, इनके 3 बेटे होते हैं, हाँ तो उनको एग्जाइल कर देता है। क्यों एग्जाइल करते हैं? इनकी वाइफ की जो बहन होती है, उसकी डॉटर के साथ इसका अफेयर होता है।
इनकी वाइफ की बहन की डॉटर के साथ। जी, लासा उसका नाम है। ओ भाई। जी, डेंजरस अफेयर। तो वो अपने किथ को बचाने के लिए, अपनी प्रोजेनी को बचाने के लिए इसको पहली वाली बीवी के बच्चों को एक्साइल करवा देती है। पहली वाली भी इसकी बीवी। जी, जी, सुल्तान शहाबुद्दीन की पहली बीवी के जो बच्चे थे ना, हसन बट और भी कोई और था, हाँ, उनको एक्साइल करवा देते। ओके। So see the politics which was being, formed there. मैकियावेलियन पॉलिटिक्स, Yeah, पावर। Machiavellian politics. Power is everything. So power and woman, to be very precise. So ये मामलात उस वक्त चल रहे होते, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट जहाँ तक रिपोर्ट्स मिलती है लैंड रिफॉर्म्स की, टैक्सेशंस की, प्रॉस्पेरिटी, तो कश्मीर उस वक्त बहुत प्रॉस्पर कर रहा होता है और उस वक्त बहुत ग्रो हो रहा है कश्मीर इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी, इन टर्म्स ऑफ आर्ट, इन टर्म्स ऑफ लिटरेचर। बट साथ साथ में ये सारी चीज़ें चल रही है इनके दौरान। सी अब यही है ना कि रिगार्डलेस वो शमसुद्दीन से लेके शहाबुद्दीन, हम्म, ये हम देख रहे हैं तीन जनरेशंस। हम्म, चलो जी, किसने किसको मारा, किसने किसके साथ शादी की, किसने हिंदू के साथ शादी की, किस हिंदू ने मुसलमान के साथ शादी हम्म, की। अब उसके बाद ये भी मैटर करेगा ना कि लोग कैसे रह रहे थे। हम्म, लोगों पे जुल्म हो रहा था, टैक्सेशन थी, डोगरास की तरह है कि तुम्हें शादी करनी है, टैक्स देना है, हम्म। या फिर नहीं, थिंग्स वर गेटिंग बेटर कि ठीक है कोई बात नहीं, आप सही से रहो, ऐसा लाइक व्हाट, ऐसे कुछ क्या अकाउंट। शहाबुद्दीन के वक्त बहुत टॉलरेंट एटीट्यूड था टुवर्ड्स ऑल द रिलीजन्स। इनफैक्ट इनका एक चीफ मिनिस्टर था, उदया सिरी। उदया सिरी जब, क्योंकि शहाबुद्दीन ने एक्सटेंसिव कैंपेन्स किए थे तो इकोनॉमी पे बहुत जोर आया था, तो बुद्धा का बहुत एक बड़ा पुतला था उस वक्त कश्मीर में मौजूद, अच्छा। बहुत बड़ा पुतला था मौजूद, ब्रॉन्ज का। हाँ, तो उदया सिरी हु वाज अ हिंदू, हाँ, ही सेज टू शहाबुद्दीन कि इसको मेल्ट करते, इसके कॉइन्स बनाते। हाँ, शहाबुद्दीन डिक्लाइंस इट, कहते कि नो, ये किसी और का ऑनर है, इनका नाम है, लोग इनको प्रिजर्व करते, कोई पूजा करता है इनकी, कोई इनसे मोहब्बत करता है, आई कैन नॉट डू सच अ सिन। सो जो आता है ना कि उस वक्त, हालांकि मुस्लिम शहाबुद्दीन के वक्त भी माइनॉरिटी में थे कश्मीर में, टिल सिकंदर मुस्लिम्स माइनॉरिटी में थे। इनफैक्ट सिकंदर के बाद भी ज़ैनुल आबदीन तक ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट हमें पता चलता है, रिपोर्ट्स मिलती है कि मुसलमान लगभग माइनॉरिटी में ही थे। सिकंदर और ज़ैनुल आबदीन के वक्त वो मेजॉरिटी में आना स्टार्ट, कन्वर्जेंस स्टार्ट हो जाती है। बट शहाबुद्दीन के वक्त इतनी टॉलरेंस थी कि उसने मना कर दिया, इवन दो इकोनॉमी पर रिस्ट्रेन थी, ये सॉरी कॉन्स्ट्रेंट थी, बट ही डजंट एग्री टू द फैक्ट कि मैं बुद्धा का आइडल मेल्ट करके उसकी कॉइन्स बनाऊं। सो दिस इज, बट एक चीज आती है इनके बारे में जो मैंने इनके रीजन के सॉरी इनके रीन के बारे में पढ़ी है। इनने एक अजीब सा एक कानून बनाया था, इनके मिनिस्टर्स ने या इनने, कहीं पर आता है इनके मिनिस्टर्स ने बनाया था, कहीं पर आता है इनने, बट जाहिर सी बात है द सुल्तान इज रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट हैपेंस। सो वो कानून ये था कि जो हांजीज थे ना, जिनको कश्मीर में हंस कहते हैं, तो उनको महीने में 7 दिन मुफ्त सुल्तान को और उसके ऑफिशियल्स को घुमाना पड़ता था, विच वॉज वेरी ऑप्रेसिव फॉर देम। मुफ्त घुमाना पड़ता। मुफ्त घुमाना पड़ता था, ये रूल था, इट वाज अ लॉ। हाँ जी, इसको क्यों, उनको क्या ज्यादा पता होता है। कहाँ नहीं नहीं, मसला ये है ना कि दे ओन्ड हाउस बोट्स, दे ओन्ड बोट्स एंड एवरीथिंग। वो बोटमैन थे ना। एंड रिवर वाज द इजीएस्ट वे टू ट्रैवल। या तो 7 दिन महीने में मुफ्त उनको सर्विस इनको करनी पड़ती थी, विच वाज अ वेरी ऑप्रेसिव थिंग फॉर देम, वेरी वेरी ऑप्रेसिव थिंग। इसको फिर आगे जाके कुछ सुल्तान्स ठीक कर लेते। सो दिस इज समथिंग विच वी गेट, बट ओवरऑल जो पता चलता है उस दौरान वो ये है कि जो लोकल चीफ्स अली शेर के वक्त, अलाउद्दीन के वक्त अलग अलग हो गए थे, क्योंकि अलाउद्दीन ने तो रिबिलियन कर दिया था ना अपने भाई के खिलाफ। तो जो लोकल जिनको पावर में आना था, लावनियाज, दारावाज या जो बाकी फ्यूडेटरी लॉर्ड्स थे, तो वो इंडिपेंडेंट कर लेते अपने आप को, वो फोर्ट्स बना देते। शहाबुद्दीन या तो उनको कत्ल कर देता है या तो उनको अपनी लॉयल्टी में लेके आता है। सो ही यूनाइट्स कश्मीर एंड इंटरनल पॉलिटिक्स को पहले वो यूनाइट करता है, तब जाकर वो एक्सटर्नल पॉलिटिक्स में इतना दूर चला जाता है। अब इमेजिन कीजिए कि करे पेशावर तक हो गया था, पेशावर भी उसने फतह की थी, मुल्तान फतह की थी, स्वात फतह की थी, एंड मतलब ही वाज वेरी पावरफुल। दिस टेल्स अस अ लॉट अबाउट हिज पर्सनालिटी एंड हिज रीन। एक छोटे से रीजन से आपने इतना एरिया अब कंट्रोल करके रखा है, कॉन्क्वेस्ट आपने की है, काशगार के रूलर, लद्दाख बल्तिस्तान के रूलर को आपने फतह कर दिया। इट्स अ बिग थिंग। नहीं, लेकिन अब ये देखो ना, लाइक सीजर के वक्त से ही एक किसी भी रूलर की क्रेडिबिलिटी वो कितना एक्सपैंड करेगा उससे या होती थी। क्या जी, हमने इतना एक्सपैंड किया, उसने इतना एक्सपैंड किया। जी, मैं आई स्टिल सी कि रिगार्डलेस, अगर आपने लेट्स से आपने अफगानिस्तान या आप ईरान तक पहुंच गए होते, इट डजंट टेल कि ऑब्जेक्टिवली आपका जो रेन थी उसमें लोग
कैसे रह रहे थे, सही से रह रहे थे, गलत से रह रहे थे? डोंट यू थिंक सो? Yeah, बिल्कुल, I agree with this point. In fact, I'll tell you one more thing about this because mainstream India में ना इस पे बहुत हंगामा मचाया जाता है कि मुगल्स इन्वेडर्स थे, तुगलक्स इन्वेडर्स थे, या उससे पहले वो इन्वेडर्स थे, उनने यहाँ की उस वक्त का मामला ही ऐसा था। हाँ, हर एक कंट्री दूसरी कंट्री पे इन्वेड कर रही थी। एलिजिबिलिटी एक्सपेंशन से आ रही। एग्जैक्टली वहां पर सर्वाइव, वो एक चेस गेम थी, वहां पर सर्वाइव करने के लिए आप जितना एक्सपैंड करते उतने आप पावरफुल होते, हाँ, उतना आप ज्यादा टाइम तक सर्वाइव करते, बिकॉज एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम इन एवरी रीजन, एंड इनफैक्ट नॉट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम ओनली, थ्रू आउट द हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड इंसान ने ये सेरोटोनर्जिक बिहेवियर दिखाया। This is pure serotonergic behavior. Expansion. Yeah, this hierarchy of dominance, Hmm. तख्त, Hmm. power, this is serotonin. So इंसान ने wars, in fact सूरह बकरा फरिश्ते अल्लाह से कह रहे किसको खिलाफत दे रहे हो यार अब, जो खून रेजी करेगा, कत्लेआम करेगा। So इंसान का तो बिहेवियर ही पहले से इस तरह से हमें मिलता है। So बट उस वक्त मामलात ही बहुत हाईएस्ट लेवल पे पहुंच चुके थे, और वहां पर जाना जाता था किसी रियासत का सर्वाइवल इस चीज पे डिपेंड होता था कि वो कितनी बड़ी रियासत है, हाँ, उसके पास टैक्सेस कितने हैं, लैंड कितना है उसके पास, पब्लिक कितनी है उसके पास, मैंडेट कितने हैं, रॉ पावर कितनी है, ह्यूमन रिसोर्स कितनी है। सो उसको फिर आप जोड़ देते हो फिर से इस्लाम के साथ कि नहीं देखो उन लोगों ने जुल्म किया तो इस्लाम जुल्म करवाता है, दैट्स अ प्रॉब्लम। वो पॉइंट ऐड करना जरूरी है। अगर लेट्स से नॉट ऑन द एलीट लेवल, ठीक है, छोड़ो आप महाराजा महाराजा को छोड़ो, क्या कल्चर में हम कोई देख रहे हैं कोई निस्बत, सम साइन कि ठीक है कुछ चेंज हो रहा है ये शाहमीरी के आने के बाद थोड़ा थोड़ा कल्चर में? जी कल्चर में तो बहुत ज़्यादा, कल्चर तो पहले से ही जो अर्लियर 11वीं सेंचुरी है, जब ट्रेड एस्टेब्लिश हो गया पर्शिया के साथ, तो तब से तो कल्चर में चेंज आना स्टार्ट हो गई थी। बट उसके बाद जो लर्नड मैन है ना, लर्नड मैन मतलब जो आलिम थे, जो स्कॉलर्स थे, जो पोइट्स थे, वो आना स्टार्ट हो गए थे कश्मीर, बिकॉज कश्मीर में उनको बहुत रेस्पेक्ट मिलती थी। सईद अली हमदानी, वी टॉक्ड अबाउट हिम रहीमहुल्लाह लास्ट टाइम, राइट? कहा जाता है कई जगहों पे आते हैं उनने 1 विजिट किया, कहीं पर आते 2 विजिट किया, कहीं पर आते 3 विजिट किया, और उसका जो कॉन्टेस्ट लड़ा जाता है ना वो ये है कि ही वॉज फ्रॉम अलवी सईद्स। अलवी सईद्स इज अ ग्रुप ऑफ सईद्स, ओके? और तैमूर ने जब पर्शिया को फतह किया तो उसने अलवी सईद्स को सप्रेस करना स्टार्ट कर दिया, जुल्म करना स्टार्ट कर दिया। तो सईद अली हमदानी अपने 700 स्टूडेंट्स को लेके कश्मीर आते, बिकॉज ही वॉज वेलकम्ड इन कश्मीर। मेरे शायद साहब उसको भी, एंड नॉट ओनली सईद अली हमदानी साहब, काजी शिराजी साहब शिराज से आए, उनको रिफ्यूज मिली कश्मीर में, ठीक है? इसी तरह हिसारी साहब, उनको रिफ्यूज मिली कश्मीर में। टॉप ऑफ द टॉप स्कॉलर जो उस वक्त थे ना, उनको रिफ्यूज मिली थी कश्मीर में, बिकॉज कश्मीर हैड अ वेरी टॉलरेंट एटमॉस्फेयर। कश्मीर वेलकम्ड एवरीवन विद ओपन हार्ट। और साथ साथ में कल्चर में फेरन का कंसेप्ट, तिल का कंसेप्ट, ठीक है, वाजवान का कंसेप्ट, राइट? इसी तरह से शॉल का कंसेप्ट, शॉल बफ का कंसेप्ट, ये सब वही से आ रहा था। लैंग्वेज में भी अब चेंज आ रही थी, और सिर्फ इतना नहीं, बुक बाइंडिंग तक वही से आ रही थी। बुक बाइंडिंग जो कश्मीर में इंट्रोड्यूस हुई है वो भी वही से, पेपर माशी भी वही से आई है। सो कल्चर का तो जाहिर सी बात है जो इक्तदार में है उसकी जहां से पेट्रोनेज है, उसकी जहां से लीनेज है, कल्चर तो उसी का डोमिनेट रहेगा। जो ताकत में वही फैलाएगा, वही डिसाइड करेगा कि इवेंचुअली कल्चर क्या बनेगा। स्टिल जैसे नॉमिनल एस्पेक्ट को छोड़ के, मटेरियल एस्पेक्ट को छोड़ के, लेट्स से दैट इज इट, फॉर एग्जांपल कल्चर में हया का कंसेप्ट, ये इज इट लाइक नच ठीक है यार क्योंकि कश्मीर था ही पहले ट्रेडिशनली, सो इज नॉट समथिंग अ बिग चेंज, मतलब इस्लाम के आने से अब लोग कश्मीरियों को पता चला कि हया क्या है, इट वाज ऑलरेडी देयर विद इन लोकल पीपल, या ऐसी ऐसी चीज़ें, ऐसी चीज़ों में हम कुछ ऐसा देखते हैं? इस चीज़ में कुछ जो रिपोर्ट्स मिलती है ना वो ये है कि बज़ाहिर तो यहाँ पर मुसलमान थे, माइनॉरिटीज़ में थे, हालांकि रूलिंग जो क्लास थी वो मुसलमान ही थी, बट इट हैड स्ट्रॉन्ग अलाइंसेस विद द हिंदूज, ब्राह्मण्स एंड एवरीवन। ये ज़रूर मिलता है कि एक क्लियर कट वहाँ पर डिस्टिंक्शन नहीं थी इस्लाम और बाकी कल्चर्स और सॉरी बाकी रिलीजन्स में। वो मीर मोहम्मद और अली हमदानी जो है ना, ये वालिद इनके अली हमदानी साहब और मीर मोहम्मद हमदानी बेटे इनके, इन दोनों के आने के बाद वो तफरका स्टार्ट हो गया। दे स्टार्टेड टेलिंग द सुल्तान, टेलिंग द रूलर्स के द प्रैक्टिसेस यू आर प्लेइंग आर डूइंग आर अगेंस्ट वेरी एसेंस ऑफ इस्लाम। सो लेट्स गो बैक टू ये शहाबुद्दीन, ठीक है, अब ही इज इन द पावर, कश्मीर इज एट इट्स फुल माइट एज एटलीस्ट एज अ रूलर है, यहाँ भी एक्सटेंड हमने किया है, वहाँ पे भी, वहाँ पे भी, वहाँ पे भी। अब व्हाट इज हैपनिंग नेक्स्ट? इसके बाद शहाबुद्दीन गुजर जाते कुछ टाइम के बाद, और इनके भाई आते कुतुबुद्दीन। कुतुबुद्दीन राइज टू पावर। कुतुबुद्दीन की रानी होती है, क्वीन होती है जिसका नाम है सूरा रानी।
सूरा रानी जी, ये सूरा रानी कहाँ होती से है सूरा रानी? है। ये कश्मीर से ही जो लोकल पॉपुलेशन होती है वहाँ से होती है, मतलब फ्रॉम फ्रॉम अ वेरी एलीट फैमिली। ओके, तो कुतुबुद्दीन का रूल कुछ साल तक रहता है और But what are you seeing the pattern here? हम्म, Sorry to interrupt you, मैं हाँ हाँ बार कोई बार बात नहीं, सी हर कोई शादी कहीं ना कहीं एक अलग रिलीजन के साथ कर रहा है। बिल्कुल इसका मतलब अलग रिलीजन में भी तो एलिट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, तभी बिल्कुल तो शादी हो रही है। एग्जैक्टली इसका मतलब ये भी नहीं कह सकते ओ पूरा सुप्रेस कर दिया था, मुसलमान ही मुसलमान थे। अगर होते तो फिर शादी कैसे करते? क्योंकि तुम शादी पॉलिटिकली तभी कर रहे हो जब तुम्हें पता है कि इसके साथ शादी करने से पावर में आएंगे, मैं मुझे कोई ना कोई पॉलिटिकल गेन हो रहा है। ये लेट्स से जैसे आपने अभी बोला कि लेट्स से फॉर एग्जांपल लावनियास किसी जगह किसी फोर्ट में बनाया था, इसका मतलब कोई जगह थी एज एन एलीट उनके अंडर, तभी मैं उसकी बेटी बहन के साथ शादी कर रहा हूँ बिल्कुल ताकि मुझे वो पॉलिटिकल कंट्रोल मिले। मैं बिल्कुल, बस इसमें कह कोई रहा हूँ शक कि नहीं। लाइक एलीट्स आर फ्रॉम लाइक बोथ दी, अगर मेजर दो कम्युनिटीज हैं, दोनों तरफ से एलीट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं। बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं। इनफैक्ट शहाबुद्दीन के जो टॉप मिनिस्टर्स थे दे वर हिंदूज। हम्म टॉप मिनिस्टर्स उसके हिंदू। उदयसिरी हु वाज ही हम्म वाज अ हिंदू। हम्म ठीक है, शंकरा हम्म हु वाज ही वाज अ हिंदू। हम्म इसी तरह अचल रैना का था, हु वाज ही वाज अ हिंदू। हम्म टॉप मिनिस्टर्स उसके, या लोला का, हम्म लोला को कौन था? लोला का हिंदू था। हम्म सो इनके टॉप मिनिस्टर्स टॉप वजीज हिंदूज थे। तो हम्म उस वक्त वो नहीं है जो मेन स्ट्रीम नैरेटिव में आता है ना कि हम्म हिंदूज पे जुल्म था, हिंदूज की एग्जिस्ट नहीं करते। इट वाज नॉट ट्रू। हम्म द सोसाइटी वाज इन अ वेरी काइंड ऑफ दैट एमलगमेटेड मैनर। हम्म वो एक तफरका नहीं था उस वक्त उस तरह से। इट वाज ऑल फॉर इक्तदार। आप मेरे साथ हो फिर आप हिंदू हो या कोई और हो, यू आर वेलकम। आप मेरे खिलाफ हो फिर आप मुसलमान हो या कोई और हो या हिंदू हो, यू आर नॉट वेलकम। इट वाज ऑल फॉर पॉलिटिक्स, इट वाज ऑल फॉर पावर, व्हिच वी नीड टू अंडरस्टैंड। ठीक है, तो अब ये एक ये मसला। सूरा रानी के साथ शादी कर रहे हैं। तो सूरा रानी से इनके एक बेटे होते हैं जिसका नाम है सिकंदर। सिकंदर। और असल में तब तब ये तो नहीं लड़ाई हो रही थी कि बेटे का नाम क्या रखेंगे? जी, ये भी हो सकता है। या बिल्कुल। और सूरा रानी के बारे में, जब कुतुबुद्दीन बूढ़े हो जाते, गुजर जाते, हाँ और सिकंदर कम्स इनटू पावर, इट्स अराउंड 1489। हाँ ठीक है, तो वहां पर एक चीज आती है कि सूरा रानी ने, इनकी एक बेटी थी जिसकी शादी हो गई थी, शी किल्ड हर ओन डॉटर एंड सन इन लॉ। सूरा रानी। या वाई? क्योंकि वो सिकंदर के खिलाफ कॉन्स्पायर कर रहे थे किंगडम हड़पने के लिए। वाओ, इसको कैसे लपेट लें? जी, ओके। तो सगी माँ ने हम्म अपनी सगी बेटी को और सन इन लॉ को कत्ल कर दिया। ये अभी भी शाह मीरी डायनेसिटी ही चल रही है। ये अभी भी शाह मीरी डायनेस्टी। अच्छा, इस वक्त एक बात होती है, जब ये अलाउद्दीन कुतुब सॉरी शहाबुद्दीन कुतुबुद्दीन आते हैं ना, तो कुछ क्लैंस थोड़ा ऊपर आ जाते हैं, कुछ कास्ट को बड़ी पावर मिलती है। जैसे जैसे मागरेज और चाक्स। मागरेज। मागरेज हम्म एंड चाक्स। चाक्स कश्मीर आए थे दर्दिस्तान से। हम्म जैसे चाक्स के भी बारे में आता है कि दे आर द इंडिजिनस पीपल। चक्स। हाँ, बट दे आर नॉट इंडिजिनस। कहा जाता है वो दर्दिस्तान से आए थे, लंकर चाक के अंडर। सो उनको उस वक्त बड़ा इक़्तिदार मिलता है, उनको पावर मिलती है, क्योंकि हर कोई जो, मैं आपको बताता हूँ, शहाबुद्दीन रियलाइज्ड कि अगर लावनियाज और दरावाज को कंट्रोल में लाना है, अगर इनकी इक़्तिदार को कम करना है, क्योंकि दे वर ऑलवेज रिवोल्टिंग, ऑलराइट, तो हमें किसी और कम्युनिटी को खड़ा करना पड़ेगा। सो उसने इक़्तिदार किनको देना स्टार्ट कर दिया? मागरेज और चाक्स को। और ये आगे जाके बड़े स्ट्रांग हो जाते, यहाँ तक कि कुतुबुद्दीन के वक्त एक शख्स है राय मागरे, उसको बहुत बड़ी पोस्ट मिलती है। चा, चाक्स के जो लोग होते उनको मिलिट्री में कमांडर पोस्ट पे रखा जाता है। सिकंदर को ये चीज़ पता थी, बट सिकंदर वाज नॉट गुड विद राय मागरे। सिकंदर का भाई था हबीतात। हबीतात। कहा जाता है राय मागरे ने हबीतात को जहर देके इसने तुम्हारा कशूर इसने खुद को हबीतात से हबीबुद्दीन तो नहीं बनाया? मुझे वेट करा नहीं, मौका ही नहीं मिला ना, अच्छा ऐसा मौका ही नहीं मिला। अभी उस स्टेटस पे आए हाँ, स्टेटस पे आया ही नहीं उतना। ओके। तो होता क्या है कि राय मागरे कहा जाता है कि राय मागरे ने हबीतात को जहर पिलाया, ठीक है, कत्ल कर। राय मागरे जो बेसिकली एज एन आर्मी जनरल। जी 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 जी। तो इवेंचुअली होता क्या है कि सिकंदर उसको रफा दफा कर देते, और होता है राय मागरे को। जी जी। और सिकंदर के कुछ टॉप लेवल के वजीर होते हैं, उसमें एक सुहाब भट्टा होता है कि वो सुहाब भट्टा। ओके। ठीक है, तो सुहाब भट्टा इज ऑल्सो हिंदू। हिज राइट हैंड, लिटरली राइट हैंड सिकंदर का, जिस सिकंदर को कहा जाता है कि ही वाज अगेंस्ट हिंदूज। उसने क्या किया बाद में मैं अभी आता हूँ उस पर, नो डाउट, बट उसका राइट हैंड सुहाब भट्टा, ही वाज अ हिंदू। लड्डा राजा एक और उसका वजीर, लेफ्ट हैंड,
ही वॉज अ हिंदू, हम्म, ठीक है। हम्म, इनका अब रीन हम्म, स्टार्ट हो जाता है। तो आई थिंक लास्ट टाइम वी रीच समहाउ टू दिस पॉइंट ऑफ टाइम। अब आप पूछें इनके बारे में जो पूछना है। हाँ। अब सिकंदर पे इतनी चीज़ें मैंने सुनी हैं, सिकंदर ने वो किया, सिकंदर ने ये किया। पहले तो अब तक तो हम समझ रहे हैं कि सिकंदर आया कैसे पावर में, हम्म ठीक है। सिकंदर तक पावर में आने तक के लिए किसी को मारते, किसी के साथ शादी करना, भाई का ये माँ का बेटी के सन इन लॉ को मारना, ये बेटी को मारना, इट वाज नॉट समथिंग न्यू। हम्म ओहो, ये तो नया आ गया, सिकंदर ने लिया। ये हम देख रहे हैं कि पैटर्न ही चल रहा है पिछले 200 साल से, ट्रू। ठीक है। नाउ वी अंडरस्टैंड कि सिकंदर किस कॉन्टेक्स्ट में बड़ा हो रहा है। वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि यार एक यस। इंसान किस किस माहौल, किस एनवायरनमेंट में बड़ा हो रहा है। हम्म। अब सिकंदर का रेन हो क्या रहा है और ये इम्पोर्टेंट क्यों है हमारे लिए समझना। हुआ क्या है ऐसा सिकंदर के रेन में? कुतुबुद्दीन के वक्त मीर अली हमदानी आते, जो सिकंदर के वालिद होते। रहमत उनके वक्त मीर अली हमदानी आते। सिकंदर के वालिद होते हैं? जी सिकंदर के जी सिकंदर के एंसेस्ट्री से पहले ना, जो सिकंदर वालिद के वक्त, अच्छा, सिकंदर के वक्त नहीं आते, वो उससे पहले आते, ओके। ठीक है। और अच्छा, कुतुबुद्दीन सिकंदर के वालिद होते हैं, मीर अली हमदानी कुतुबुद्दीन के वक्त आते हैं कश्मीर। जी 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 जी। ठीक है। तो ये जब आते हैं तो उस वक्त कहा जाता है या तो सईद अली हमदानी या मीर मोहम्मद हमदानी, ओके। दोनों में से एक को पता चलता है। अब आई एम नॉट श्योर कि ये कौन से थे उस वक्त, जो इनको जो जिस वक्त इंसिडेंट होता है, तो उनको पता चलता है कुतुबुद्दीन की दो बीवियां हैं, हाँ। और दोनों बीवियां एक दूसरे की सगी बहनें हैं। ओ, ओके। और दूसरी चीज, कुतुबुद्दीन रोज सुबह जाते हैं अलाउद्दीनपुर मंदिर में माथा टेकने के लिए अपने सब्जेक्ट्स के साथ, मुस्लिम सब्जेक्ट्स के साथ। हम्म, और कुतुबुद्दीन का जो मेकअप है, जो गेटअप है, वो बिल्कुल भी डिफरेंट नहीं है फ्रॉम एनी अदर रिलीजन, हालांकि वो खुद को मुसलमान कहते हैं। और ये भी पता चलता है कुतुबुद्दीन ने एक यज्ञ परफॉर्म किया होता है फेमाइन को दूर करने के लिए। तो उस वक्त मीर मोहम्मद हमदानी या सईद अली हमदानी, दोनों में से एक, आई एम नॉट श्योर राइट नाउ, वो उनको रिव्यू करते हम्म, और कहते हैं कि व्हाट यू आर डूइंग इज अगेंस्ट द प्रिंसिपल्स ऑफ इस्लाम। हम्म, आपने एक बीवी को तलाक देनी है और एक बीवी को निकाह में रखना है आपको। हम्म। यानी मैं पॉइंट, क्योंकि ये दो सगी सही बहनें, दो नहीं, सगी बहनों के सिर्फ एक साथ ही साथ नहीं हो शादी सकती, कर सकते हैं आप। ठीक है। इसी तरह वो जो बाकी कपड़ों का मामला है, बाकी सारी चीज़ है, यू स्टार्ट उसको ठीक करना स्टार्ट कर दे आप। हम्म, ऑलराइट। हम्म, ये सईद अली हमदानी के वक्त ही शायद होता है। हम्म, सिकंदर के वक्त फिर शायद मीर मोहम्मद हमदानी आते हैं। ओके। और सईद अली हमदानी के वक्त ऑलरेडी मास कन्वर्जन स्टार्ट हो जाती है इनटू इस्लाम, हम्म, क्योंकि उनकी डिबेट चलती है हिंदू ब्राह्मण्स के साथ, प्रीस्ट के साथ, हम्म, लोकल्स के साथ, खानकाहें बनती है, मदरसे बनते हैं। लास्ट टाइम मैंने आपको बहुत सारों का जिक्र किया। हम्म, कुलगाम भेजते हैं वो, सोपोर भेजते हैं वो, बारामूला भेजते हैं वो अपने स्टूडेंट्स को, डिसाइपल्स को। हम्म, और यहाँ पर इस्लाम का एक मास कन्वर्जन की एक एक फ्लाइट स्टार्ट हो जाती है। हम्म, अभी तक बिल्कुल माइनॉरिटी में थे, अब मुसलमान मेजॉरिटी में आना स्टार्ट हो गई। इसलिए नहीं क्योंकि हिंदू कत्लेआम कर दिया गया, कोई और कत्लेआम कर दिया गया, इसलिए कन्वर्जन स्टार्ट हो गई। हम्म, द पीपल स्टार्टेड कमिंग इनटू द फोल्ड्स ऑफ इस्लाम। हम्म, सिकंदर के वक्त मीर मोहम्मद हमदानी, यस आई एम गेटिंग इट नाउ, मीर मोहम्मद हमदानी अब सिकंदर के वक्त आते हैं। हम्म। वो इनके लिए लिखते हैं रिसाला सिकंदरी, रिसाला सिकंदरी। जो कि सिकंदर को बहुत इन्फ्लुएंस कर देता है। हाँ, सिकंदर इनको अपना गुरु मानते, अपना टीचर मानते, अपना ट्यूटर मानते। हाँ, और जो शरिया के प्रिंसिपल्स है उनको स्ट्रिक्टली यहाँ पर अब एनफोर्स करना स्टार्ट कर देते हैं। हम्म, ऑलराइट। हम्म, जहाँ पर आप मान ले, इनफैक्ट मैं एक और बात कह दूं आपको, शरिया के प्रिंसिपल्स एनफोर्स किए सिकंदर ने, साथ साथ में जो यहाँ पर जो मैल प्रैक्टिसेस थी ना, हम्म, वो भी शरिया के प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग ही उसने खत्म कर दी। जैसे वाइन सेलिंग बंद कर दी सिकंदर ने, गैमलिंग यहाँ पर बंद कर दी सिकंदर ने। हम्म, इसके साथ साथ डांसिंग जो वुमेन थी वो बंद कर दी, म्यूजिक ये बंद कर दिया सिकंदर ने। हम्म, ओके, इस तरह के मामला। हम्म, और इसके साथ साथ होता क्या है कि मीर मोहम्मद हमदानी, सिकंदर का जो राइट हैंड है सोहाब बट्टा, हम्म, उसको मुसलमान कर देते। सो सोहाब बट्टा वॉज अ हिंदू, then मीर मोहम्मद हमदानी की वजह से वो रिवर्ट हो वो जाते हैं रिवर्ट हो जाते इनटू इस्लाम। इस्लाम। हम्म, उसका नाम रखा जाता है सैफुद्दीन। ओके। और सैफुद्दीन की फिर वो जो जब नया नया मुसलमान बनता है ना, तो वो बड़ा जज्बा होता है ना एक इंसान में। हम्म, तो सैफुद्दीन वेंट टू एक्सट्रीम्स, हम्म, यानी सोहब बट्टा हु वाज अ हिंदू, अ ब्राह्मण एक्चुअली, हु गॉट कन्वर्ट इनटू इस्लाम, हम्म, ही गोज टू एक्सट्रीम्स। हम्म, वो सिकंदर की अब जो पॉलिसीज है उनको एक्सट्रीम की तरफ लेना स्टार्ट कर देता है बाय एडवाइजिंग द सिकंदर। रिपोर्ट्स में आता है, जैसे कई बुक्स में आता है कि सिकंदर ने पहला इतना गौर व फिक्र नहीं किया टुवर्ड्स सोहब बट्टा, हम्म, लेकिन बाद में सिकंदर आल्सो जॉइन हैंड्स विद सोहब बट्टा इन दोज पॉलिसी। वो पॉलिसीज कौन थी कि जो हिंदू रिचुअल्स है वो उस पे बैन लगना स्टार्ट होगी, हिंदू जैसे क्या? फेस्टिवल्स पे, ओके। जो हिंदू के फेस्टिवल्स थे। या जो काशा, जो तिलक लगाया जाता था,
उस पे जो है ना वो बैन लग जाती है ये तो एक्सट्रीम हो उस पॉइंट एक्सट्रीम या दिस वेरी एक्सट्रीम हम्म, और टेम्पल जो यहाँ पर है बहुत सारे टेम्पल्स उनकी डिस्ट्रक्शन स्टार्ट हो जाती है हम्म, कुछ टेम्पल्स तो सीधे हमें पता है जैसे मार्तन टेम्पल है हम्म, उसकी डिस्ट्रक्शन स्टार्ट हो जाती है मुनवार में टेम्पल था उस वक्त उसकी डिस्ट्रक्शन हो जाती है सोपोर में था बारामूला में था हम्म, श्रीनगर में जो थे अलाउद्दीन पुर ठीक है वहां पर तो उसकी डिस्ट्रक्शन स्टार्ट हो जाती है एंड दे गो टू एक्सट्रीम्स और ये अब ब्राह्मण्स को फोर्सफुली कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं इस्लाम ओके विच इज अगेंस्ट द प्रिंसिपल्स ऑफ इस्लाम ला इकराहा फिद दीन हम्म, आप जबरदस्ती नहीं कर सकते हो दीन में किसी को हम्म, ये गुनाह है इस्लाम में हम्म। ये एक्सेप्टेबल नहीं है बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल ये नहीं सो किस सोर्स से हम पढ़ रहे हैं ये मल्टीपल सोर्स है ये चाहे आप बारिस्तानी शाही से पढ़ो हम्म, चाहे पर्शियन क्रॉनिकल जो बाकी उनसे पढ़ो हम्म, या आप दिवित्या राज तरंगिनी जोना राजा से पढ़ो अशरफ वानी की किताब से आप पढ़ो कश्मीर अंडर द मुगल्स उस किताब से आप पढ़ो हम्म, रफ़ीकी की किताब डॉक्टर रफ़ी की जो किताब है उसकी पढ़ो मल्टीपल किताबों से आपको ये मिल जाएगा हम्म, एंड इट्स वेरी ट्रू लेकिन 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 इसमें एक और चीज़ है इन नैरेटिव्स को एक्सट्रीम पे भी दूसरी तरफ से लिया गया हम्म, जो इन नैरेटिव्स को कहा गया कि उसने तमाम के तमाम मंदिरों को तोड़ दिए हम्म, तमाम ब्राह्मण्स को मुसलमान कर दिया दैट्स नॉट ऑल्सो वेरी ट्रू हम्म, हाँ ये ज़रूर था कि कुछ मंदिर की रिपोर्ट हमारे पास आती है कुछ रिचुअल्स की आती है जो बैन कर दी सिकंदर ने सुहाब भट्टा वॉज अ वेरी प्रोमिनेंट फिगर एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम जो ये सारी चीज़ें करवा रहा था बट इतना भी नहीं था जितना जोना राजा ने कहा कि एक भी मंदिर नहीं बचा सोहा भट्टा द गाय हु इज रिवर्ट टू इस्लाम यस लेकिन फिर अगर हम फेयर रहें हम्म मतलब तो अगर मैं ऑब्जेक्टिवली देख रहा हूँ इसको वो तो उसकी पॉलिसीज तभी हो रही है ना इट्स अ डिफरेंट थिंग कि इस्लाम इज नॉट सेइंग इट हम्म बट ही इज डूइंग इट आफ्टर बिकमिंग सैफुद्दीन सैफुद्दीन हाँ बिल्कुल तो लोग तो समझेंगे ना इस्लाम ही करवाते हैं हाँ तो मतलब वो तो कॉमन सेंस ये हर एक को तो नहीं पता ना नुआंस किसी चीज का हाँ तो तो जो वही आपने समझे क्रिटिक सुने ना सिकंदर पे फिर सही सुने ना हम्म हाँ कोई दिक्कत नहीं है यार हमारा थोड़ी है हम्म सिकंदर को डिफेंड करना जो बिल्कुल जैसा था हमें इस हिस्ट्री को ऑब्जेक्टिवली समझना है यार सिकंदर ने ये किया एग्जैक्टली ठीक है अगर उसने अच्छा भी किया उसने बुरा भी किया अगर जैसे आप बोल रहे हो कि तिलक लगाना भी बैन है यस उस टाइम जो फेस्टिवल्स थे वो भी बैन है तो ये तो इट डजंट मेक सेंस टेम्पल्स की डिस्ट्रक्शन हाँ उस और वक्त वो भी कि अब क्योंकि हमने अब अभी तक हिस्ट्री पढ़ी मैं देख रहा हूँ कि जो शामिरी डायनासिटी है फॉर द सेक ऑफ इट इज अ मुस्लिम डायनासिटी उनको पावर में जब वो पावर में रहे विदाउट कन्वर्जन 200 साल तो ये भी तो हो नहीं सकता क्योंकि उनको पावर में रहना था तभी उन्होंने कन्वर्ट किया बात तो ये है कि आप तो पावर में थे ही एग्जैक्टली आपको क्यों कन्वर्ट करने की जरूरत पड़ी और वो भी फोर्सफुली वो भी मसला है फोर्सफुली हम्म दैट्स अ प्रॉब्लम और उस वक्त जो कई किताबों मेजर में मेजर टेम्पल्स क्या है जो रिगार्डलेस जो हम मतलब एटलीस्ट न्यूट्रल सोर्सेस पढ़ें जो कहते हैं कि नहीं इन टेम्पल्स की तो डिस्ट्रक्शन हुई मार्तन में टेम्पल जो था हम्म, मार्तन टेम्पल हम्म, सोपोर में जो टेम्पल था बड़ा वाला उसका हम्म, मुनवार टेम्पल उस वक्त हाँ उसका अलाउद्दीनपुर में जो उसके ग्रैंडफादर अलाउद्दीन के वक्त पे उसकी हाँ जहाँ पर कुतुबुद्दीन टेक माथा टेकने के लिए जाते थे हम्म, ठीक है तो ये मेजर टेम्पल्स है जिनके बारे में आता है लेकिन फिर एक प्रॉब्लम ये भी है ना कि जो जोना राजा ही वेंट टू एक्सट्रीम्स उसने कहा कोई टेम्पल नहीं बचा जबकि वो विच दैट क्लेम इज नॉट ट्रू मैं क्यों कह रहा हूँ दैट्स नॉट ट्रू क्योंकि 100 साल के बाद मिर्जा हैदर दुगलत आते हम्म, जो रूलर बनते कश्मीर के हम्म, वो फिर लिखते हैं कि कश्मीर में लगभग लगभग उन्हें 150 टेम्पल्स पाए बड़े लेवल के टेम्पल्स जिसका मद्दे मुकाबला पूरी इंडिया में कहीं पर भी नहीं है हम्म, अगर सारे टेम्पल्स एज पर जोना राजा तबाह कर दिए गए एक भी घर में टेम्पल नहीं बचा एक भी विलेज में टेम्पल नहीं बचा हम्म, तो ये जो 150 बड़े टेम्पल जो मिर्जा हैदर दुगलत साहब को दिखे थे जिसके बराबर पूरे हिंदुस्तान में कोई नहीं था वो तो नहीं होते ना हम्म, या अबू फजल भी यही कहते कि सारे टेम्पल नहीं थे कुछ आइकॉनिक टेम्पल्स थे जिनको तोड़ा गया जहां पर सिकंदर सुहाबट्टा यानी सैफुद्दीन नाउ दे वेंट टू एक्सट्रीम्स हम्म। See, इसमें ये ना है कि व्हेन यू टुक द नेम ऑफ द जैसे बारिस्तान शाही ये पर्शियन क्रॉनिकल है एक्चुअली हाँ 17th सेंचुरी में इसको कंपाइल किया गया था असल में हाँ अब क्योंकि अब मुझे पता है कि इस इंशाल्लाह पॉडकास्ट को देखने के बाद बहुत लोग पढ़ने की कोशिश भी करेंगे हम्म हिस्ट्री को पढ़ना खुद इन इटसेल्फ इज़ एन आर्ट ये नहीं कि आपने बुक निकाली आपको लगा कि मतलब उस हिस्ट्री का क्रिटिक और उसको ऑब्जेक्टिव लेंस से देखना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि Very true. मुझे याद है माई इंट्रोडक्शन टू बारिस्तान शाही वॉज व्हेन आई वाज रीडिंग अबाउट राज तरह ये क्या नाम था यार जो कहते हैं कि ये आया ये लेक थी फिर इसने व्हाट्स कल्हा ना नॉट नॉट राज तरंगिनी कश्यप ऋषि ऋषि कश्यप कश्यप जी ऋषि कश्यप की स्टोरी को कहीं ना कहीं बारिस्तानी शाही ने ही प्रमोट किया है ट्रू पर्शियन क्रॉनिकल्स में हम्म क्योंकि ये था कि उनको ऑब्वियसली लेजिटिमेसी चाहिए थी हम्म तो लेजिटिमेसी पाने के लिए
अंग्रेज़ों ने भी फिर हम्म अंग्रेज़ों जब आप अंग्रेज़ हिस्टोरियन देखते हो वो भी फिर इस स्टोरी को प्रमोट करते हैं। हम्म तो अगर आप लेकिन हिस्ट्री में देखो इवन राज तरंगनी भी ऐसा नहीं कहती है। हम्म ये मैंने इसलिए बोला आई वांटेड टू मेंशन वन हिस्टोरियन बमज़ाए हम्म बमज़ाए या बमज़ाए हम्म आई जितना मुझे लगता है मॉडर्न कंटेम्प्रेरी सोर्सेज में ही इज़ वन ऑफ द सोर्सेज अगर कोई बिल्कुल। देख रहा है दैट ही शुड बी रेड राइट। बल्कि मैं तो दो और को रिकमेंड करता हूँ, चित्रलेखा जोशी हाँ और मृदुई राय। हाँ या दे वेरी गुड। आई मीन जिस क्रिटिकल लेंस से उन्होंने एक ही किताब को छाना है हम्म, और नुएंसेस पकड़े हैं और मल्टीपल एंगल से एक इवेंट को एक्सप्लोर करने की कोशिश की और फिर अपना क्रिटिक बांधा है, हाँ दैट्स अमेजिंग। सो चित्रलेखा जोशी और मृदुई राय। सो द ऑब्जेक्टिव इज कि जब आप खुद हिस्ट्री को पढ़े अगर आपने पहले ही बोला इसको कहते हैं कंफर्मेशन बायस या कि मुझे पता है इसने गलत किया मैं वही बुक पढ़ूंगा जो बेसिकली ये प्रूव करेगा कि इसने गलत किया बिल्कुल। राइट। तो फिर कोई पॉइंट ही नहीं है वो उस इल्म को लेने का जब आपको पता ही है कि आपको क्या बोलना है और सोचना है समझना है या किसी चीज़ को आपको आगे फैलाना अच्छा, है। एक और चीज़ है ना सिकंदर की, वो जो कही जाती है वो ये है कि ही वाज द फर्स्ट वन जिसने जिजिया टैक्स यहाँ के हिंदूज पे यानी नॉन मुस्लिम्स पे एनफोर्स किया। हम्म, दो पाल्स, हम्म, the currency at that point of time was शायद पाल। हम्म, तो दो पाल्स जिजिया। लेकिन एट द सेम टाइम यू नीड टू अंडरस्टैंड, ज़कात भी तो मुसलमानों पे उस वक्त फिर फ़र्ज़ कर दी गई ना। हम्म। इट वाज नॉट जस्ट कि हिंदूज के लिए स्पेशली कुछ था। हाँ तो और फिर एट द सेम टाइम वन मोर थिंग, जो यहाँ के ऑप्रेसिव टैक्स थे जो अभी तक शाहमीरी डायनेस्टी ने ख़त्म नहीं किए थे, जैसे बाल था, हम्म, तालमेज, बाज, तालमेग, कुछ ऐसे टैक्सेस थे जो दरवाज लेते थे, लवनियाज लेते, उसको ख़त्म किया है सिकंदर ने एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। सो द पॉइंट इज कि जब आई नो कि यू नो। but why do we get defensive when it or I have seen people getting defensive when it comes to jizya। जजिया गलत था ये तो कोई और क्लेम कर रहा है तो मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल ठीक है और उस कॉन्टेक्स्ट में कैसे गलत था वो प्रूव करना है। अब जजिया थोड़ी मैं बाहर जा रहा हूँ दिल्ली मुझे जजिया अब किसी को लेना है राइट। उस कॉन्टेक्स्ट में उस वक्त पे जिस हिसाब से लोग रह रहे थे वहां पे आप बोलो वहां पे कैसे गलत था। नहीं, प्रॉब्लम इज कि व्हेन यू शो जिजिया एज अ सिंगुलर टैक्स एंड दैट टू स्पेशली लेड ऑन अ माइनॉरिटी, नेमली हिंदूज और एनी अदर नॉन मुस्लिम, दैट्स अ प्रॉब्लम ना, कि आप कहते हो कि उन्हीं पे सिर्फ टैक्सेस लेते थे हाँ और उस टैक्स का नाम जिजिया था, उस जिजिया से रियासत चलती थी। ये मसला है ना। तो वो आपको बेसिक कंपनसेशन भी तो दे देते या द थिंग इज कि मुसलमानों पे भी कुछ तो टैक्सेस थे। ह्यूमिलिएशन टैक्स तो उसको बेसिकली वोकैबुलरी में उन्होंने ऐड किया हुआ हम्म है सो दैट वोकैबुलरी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है ना कि तुम किस नाम से उस चीज़ को पुकार रहे हो बिल्कुल। ताकि लोग उसको उस हिसाब से समझे। हम्म बट खैर अब ये है कि ये क्या ये टाइटल क्या था ये सिकंदर का ये जो उसको उसको मैंने देखा है कि उसको एक क्या व्हाट इज दैट क्या टाइटल दिया था उसको बिकॉज यार कि इंग्लिश में क्या कहते हैं टेम्पल ब्रेकर। बुट चिकन। हाँ बुट चिकन जी। कि इसकी क्या स्टोरी है कितना सच है कितना झूठ है किसने दिया। एफिनिटी बायस का आपने नाम सुना? हम्म एफिनिटी बायस। नहीं। एफिनिटी बायस होता है मेरी बरादरी का है हम्म, तो इसको सपोर्ट करो। हाँ, ठीक है, तो चूंकि इसका नाम सिकंदर है, चूंकि मुसलमान है, हम्म, तो ये जो करेगा वो टॉप ऑफ द टॉप पे होगा फॉर द ओके मुस्लिम्स। तो पर्शियन क्रॉनिकल्स ने इसका नाम बुट चिकन रखा। ओके ठीक है, पर्शियन क्रॉनिकल्स में ही मिलता है, हम्म, ये किसी और जगह पे नहीं कहता कहते कहाँ मिलता है। हाँ, ये ज़रूर है कि जोना राजा इसको आइकनोक्लास्ट कहते हैं। ठीक है, हम्म, और आइडल ब्रेकर कहते हैं हम्म, इसको, नो डाउट। बट बुट चिकन का नाम पर्शियन क्रॉनिकल्स में आपको मिलेगा हम्म, बिकॉज दे स्टार्टेड काइंड ऑफ ऑनरिंग सिकंदर। टाइटल देना स्टार्ट हो गए, बुत चिकन, इसने बुतों को ख़त्म कर दिया, टेम्पल्स को ख़त्म कर दिया, इसने हिंदू फेस्टिवल ख़त्म कर दिया, इस्लाम को नाफिज कर दिया। बट द प्रॉब्लम इज यू नीड टू अंडरस्टैंड द कॉन्टेक्स्ट विद विच ही डिड इट, इन विच ही डिड इट। The context was not right, and the way he did it was also not right. So that Butch Chicken comes from Persian Chronicles. But अब Butch Chicken फिर उसके लिए धीरे धीरे गाली बन गई from the other side. कि जब जोना राजा क्लेम उसको कहते बुट चिकन, तो इट्स नॉट अ गुड, इट्स नॉट इन अ गुड टोन, इट्स इन अ वेरी नेगेटिव टोन। ऑब्वियसली सो जस्ट लाइक यू सेड, इट डिपेंड्स अपॉन वोकैबुलरी कौन यूज कर रहा है। तो दैट कम्स फ्रॉम द पर्शियन क्रॉनिकल्स, बुट चिकन। तो पर्शियन क्रॉनिकल्स उसको नेगेटिव पॉजिटिव टोन में दिखा रहे जी, उसको हीरो बना के रखा है पर्शियन क्रॉनिकल्स ने, कि इस्लाम का बानी, डिफेंडर ऑफ द इस्लाम, हक परस्त, शरिया एनफोर्स करने वाला। सी आई एम नॉट सेइंग कि शरिया इज रॉन्ग, मेरा वो पॉइंट नहीं है यहाँ पर। मेरा पॉइंट है, आप ज़बरदस्ती किसी को मुसलमान कर रहे हो, आप टेम्पल्स तोड़ रहे हो, आप उनकी रिलीजियस फेस्टिविटीज को बैन कर रहे हो, दैट्स नॉट परमिसिबल इन इस्लाम। मेरे नबी के नाम पे तो ये नहीं कर सकते ना, और इसको इस्लाम का नाम दे सकते सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दैट्स अ प्रॉब्लम। ठीक है ये वापस जाते हैं हम
मुझे पानी पीना था ना, थक गए यार। खैर, ये जैसे हम बात कर रहे थे एक्सोडस के बारे में, हम्म 1990s का हमें पता है, ठीक है, और मुझे लगता है मेजॉरिटी कश्मीरीज डू एक्सेप्ट इट, ठीक है, और जो आज की जनरेशन है कि वो अब 90s बॉर्न 2000 बॉर्न, थोड़ी बहुत हम इंफॉर्मेशन आप इंटरनेट से लेते हो पता चल जाता है, बट देन देयर आर मोर 6 एक्सोडसेस जो क्लेम करते हैं, मतलब जो अभी तक क्लेम किए गए हैं कि भाई 6 बार और एक्सोडस हुआ कश्मीरी पंडित्स का, ठीक है, और उसमें से कहीं ना कहीं सिकंदर को लपेटा जाता है। सच क्या है झूठ क्या है मुझे नहीं पता, आई जस्ट वांट टू अंडरस्टैंड कि कितना सच है कितना झूठ है, तो इसमें कितनी सच्चाई है। 7 एक्सोडस का जो कंसेप्ट आता है हम्म, वो असल में 90s के बाद जो कश्मीरी पंडित एक फोरम है हम्म, पनुन कश्मीर उन्होंने फेमस कर दिया। हम्म, आई कैन अंडरस्टैंड कि उस वक्त के जो मामला उस वक्त के जो हालात है एंड देन व्हेन दे ट्राई टू लुक एट द हिस्ट्री उन्होंने वैसे ही पैटर्न्स निकालने की कोशिश की है, बट 7 के 7 एक्सोडस थे। दिस इज नॉट प्रूवन थ्रू एनी रिकॉर्ड। मैं क्यों कह रहा हूँ, हम्म, आपको एक्सोडस प्रूव करने के लिए पहले तो अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए एक्सोडस क्या है, हम्म, और दूसरी चीज़ है सिर्फ कुछ एक दो एक्टिविटीज़ पढ़ के आप ये क्लेम नहीं कर सकते एक्सोडस है, उसके लिए प्रॉपर आपके पास डॉक्यूमेंटेशन सोर्सेज होनी चाहिए। व्हाट इज एक्सोडस एज पर यू? मास माइग्रेशन, मास माइग्रेशन, फोर्सफुल मास फोर्सफुल मास माइग्रेशन। माइग्रेशन। 200-300 चले जाए, 400-500 हज़ार चले जाए, ये बड़ी बड़ी बात नहीं है। हम्म, हज़ारों लाखों में जब चले जाए और वो फोर्सफुली उनको निकाला जाए, वो एक्सोडस है। हम्म, सो 90s में तो कोई डिनाई नहीं कर सकता है हम्म, कि एक्सोडस हुआ है। उसके पीछे क्या वजूहत है उस पर आगे आएंगे इंशाल्लाह आगे वाले सेशंस में हम। हम्म, बट उससे पहले जो 6 एक्सोडसेस है हम्म, उनको प्रूव करने के लिए आपके पास कुछ दलीलें होनी चाहिए। हम्म, आपको किसी चीज़ को एक्सोडस कहने के लिए आपको एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉर्ड्स होने चाहिए हम्म, उस वक्त के। हम्म। आपके फर्स्ट पास ऑफ ऑल हु इज योर व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट दीज पैरामीटर्स, ऐसे 3 पैरामीटर्स हैं, हम्म, ये यूनिवर्सली एक्सेप्टेड पैरामीटर्स हैं, जी ठीक जी है, बिल्कुल या ठीक है। सो कोई भी सोर्स को लेने के लिए ना, मतलब हम्म, आई एम टॉकिंग अबाउट द टेकिंग सोर्सेज, जब आप कहीं से सोर्सेज लेते हो, हम्म, जो 6 एक्सोडसेस का सोर्स है ना हम्म, वो हमें प्राइमरी मिलता ही नहीं है, वो सेकेंडरी मिलता है, जो मैंने कहा पनुन कश्मीर ने हम्म, फेमस कर दिया। हम्म, ऑलराइट, अब सोर्सेज कौन से होते हैं? सोर्स होते हैं या तो आपके पास एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉर्ड्स होने चाहिए कि कुछ ऐसा हुआ है, हम्म, या तो लैंड रेवेन्यू टैक्सेस का कुछ रिकॉर्ड होना चाहिए, इतनी गिरावट आ गई, इतना बढ़ गया, या हम्म, कहीं पर ऐसे हो गया, उसका पता होना चाहिए विच कैन कंफर्म कि हाँ कुछ ऐसा हुआ है। या तो जो सर्वाइवर्स थे उनके इंडिपेंडेंट लेटर्स होने चाहिए, कुछ किताबें होनी चाहिए जो ये कहे, तो हमें पता चल जाएगा। बिल्कुल। कॉन्टेम्प्रेरी जो हिस्टोरियंस उस वक्त के थे वो किताबों में लिखने चाहिए, तो हमें हम्म, पता चल जाएगा कि ऐसा हुआ है। हम्म, राइट, हम्म, इसी के साथ साथ आपके पास ट्रैवल लॉग्स होने चाहिए, जो उस वक्त के ट्रैवलर्स पूरी दुनिया में थे, और उस वक्त तो इंडिया वाज अ काइंड ऑफ हब हम्म, for so many people around the world, हम्म, a cultural hub, political hub, right, art, architecture। हम्म, तो ट्रैवल लॉग्स होनी चाहिए, उसमें भी हमें पता नहीं चलता है। तो प्राइमरी सोर्सेज तो कहीं पर भी कंफर्म नहीं करते कि 7 एक्सोडस होते हैं। हम्म, हाँ एक हुआ है उसमें कोई शक नहीं। सिकंदर के वक्त जो लपेटा जाता है सिकंदर को, हम्म, वो इसलिए लपेटा जाता है क्योंकि सिकंदर के वक्त हिंदूज पे काफ़ी रिप्रेसिव पॉलिसीज थी, हम्म, ऑप्रेसिव पॉलिसीज थी, हम्म, सोहाबट्टा एंड सिकंदर मिलके, हम्म, ठीक है। और वहां पर जो मैंने कहा फोर्सफुली ब्राह्मण्स को कन्वर्ट करने की कोशिश की गई है हम्म, इनटू इस्लाम, हम्म, विच इज़ रॉन्ग। टेम्पल्स तोड़े गए, आइकन्स तोड़े गए, हम्म, ठीक है, बाकी सारी चीज़ें, विच इज़ ऑल्सो रॉन्ग, हम्म, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन उस वक्त ब्राह्मण जो थे ना, इन ऑर्डर टू सेव themselves दे स्टार्टेड माइग्रेटिंग themselves टू सम अदर रीजन्स। हम्म, और वहां पर जब सोहाबट्टा को पता चलता है कि ब्राह्मण यहाँ से छोड़ रहे, हम्म, तो सी आई टोल्ड यू दे वेंट टू एक्सट्रीम्स। सोहाबट्टा उन पॉइंट्स को भी बंद कर देते हैं जहां से कोई आपका स्टेट छोड़ के जा सकता है। वाओ, बात समझ आ रही है आपको? हम्म, So see the vileness, see the हम्म, rapaciousness, in fact. हम्म, So लेकिन वहां पर जोना राजा, who is the contemporary of that that time, time, he even doesn't say कि एक्सोडस हुआ है। वो ये जरूर लिखता है कि फोर्सफुल कन्वर्जेंस हो गई, आइकनोक्लास था सिकंदर, हम्म, टेम्पल्स तोड़े, रिचुअल्स को बैन कर दिया, लेकिन वो तक नहीं कहता एक्सोडस हुआ है। हम्म, तो उस वक्त को तो वो चीज रिप्रेशन में, ऑपरेशन में आएगी, एक्सोडस में नहीं आएगी। उसके बाद दूसरा एक्सोडस जिसके बारे में कहा जाता है वो चक्स के अंदर, हम्म, कि जब चक्स आ गए, दे वर शिया हम्म, मुस्लिम्स, ओके, दे बिलोंग टू द शिया क्लैन। सो शिया जब इक्तदार में आ गए ना, तो उस वक्त नो डाउट हिंदुओं पे जुल्म हुआ, ये सच है, किताबों में जो लिखा गया वो सच है। हम्म, लेकिन वो ये नहीं कहते उस वक्त सुन्नी मुस्लिम्स पे भी जुल्म चल रहा था एक्सट्रीम लेवल का। हम्म, वहां पर भी जुल्म का आता है सुन्नी मुस्लिम्स पे और हिंदूज पे, लेकिन वहां पर एक्सोडस का कोई भी रिपोर्ट हमें नहीं मिलता है, किसी भी डॉक्यूमेंट से, किसी भी ट्रैवल लॉग से, किसी भी सर्वाइवल रिपोर्ट से, हम्म, किसी भी किताब, किसी भी हिस्टोरियन से नहीं मिलता है। हम्म, उसके बाद अगला जो कहा जाता है वो है मुगल्स के वक्त, औरंगजेब के वक्त। हम्म, औरंगजेब के वक्त नो डाउट
देयर वाज दिस काइंड ऑफ पॉलिसी जो कि विच इज़ वेरी मच डिबेटेड, लेकिन उस वक्त भी एक्सोडस का यहाँ से कोई रिपोर्ट ही नहीं मिलता. Again, the primary sources, क्योंकि whenever you make a claim you have to prove it through the primary sources. तो primary source हमें कहीं पर भी नहीं मिलता है वो. हाँ, कहीं पर आपको वो isolated events दिख जाएंगे, 10 में से 2 जगह 1 जगह, that's a different talk. वो रिप्रेशन ऑपरेशन. इसके बाद दुरानीज का, दुरानीज के वक्त बोला जाता है कि हिंदूज पे जुल्म हुआ. भाई दुरानीज तो वो थे जिन्होंने कश्मीर का वो हाल किया जो कि जुल्जुहान ने भी नहीं किया था. उन्हें तो मुस्लिम्स को भी यहाँ नहीं छोड़ा. जुल्जुहान जिस लेवल पे 8 महीने गया था ना, दुरानी कुछ महीने में वो लेवल पार कर गए थे, अफगानी दुरानीज. अहमद शाह अब्दाली 3 बार आया, 3 बार कत्लेआम करके चला गया. कोई हिंदू कोई मुस्लिम उसने कुछ नहीं देखा यहाँ पर. लूट लिया सारा कश्मीर, तबाही मचा दी अफगान दुरानीज ने. जितना जुल्म दुरानीज के वक्त यहाँ पर था ना, आई डोंट बिलीव कि उतने कम वक्त में उतना जुल्म कभी कश्मीर में हुआ. सो वहां पर भी आप पर्टिकुलरली कन्फर्मेशन बायस, सी कन्फर्मेशन बायस, आप पर्टिकुलरली हिंदूज के बारे में देखते हो, यू से कि उनके साथ ऐसा है, तो भाई उनके साथ भी तो हुआ, मुस्लिम्स के साथ भी उस वक्त, राइट. और एक्सोडस का अगेन उस वक्त कोई प्रूफ नहीं मिलता है. हाँ, जो एक्सोडस का प्रूफ हमें मिलता है विच नोबडी कैन डिनाई इज द 90s वन. उसमें कोई शक नहीं है. तो दिस इज नॉट द ट्रूएस्ट ऑफ क्लेम्स इन इट्स वेरी एसेंस. इसमें देयर इज दिस कन्फर्मेशन बायस. इसको पॉलिटिकल एजेंडा के लिए भी अब यूज़ किया जाता है. एंड इट गॉट फेमस आफ्टर 90s से पहले तो कभी किसी ने लिखा ही नहीं 7 एक्सोडसेस. ये तो 90s के बाद फेमस हो गया. वो भी पवन कश्मीर एक फोरम है, उनने फेमस कर दिया इसको, 7 एक्सोडस के मिथ्स को. अच्छा, जो इस टाइम पे जैसे मीर हमदानी रज़ियल्लाहु ताला रहीमतुल्लाह और जो अदर स्कॉलर्स थे, अब तो हमने तो ये बात की कि ये साहब भट्टा थे, ही गॉट रिवर्टेड, तो उसकी वजह से कुछ पॉलिसीज़ आई, ठीक है. ऑब्वियसली जब आप रिवर्ट होते हो, पैशनेट होते हो, और क्या रोल था इनकी पॉलिसीज़ में अपार्ट फ्रॉम जस्ट द पॉलिसीज़? क्या रोल था बाकी स्कॉलर्स का इस पूरे डायनामिक्स में? मीर मोहम्मद हमदानी वाज वेरी इन्फ्लुएंशियल ड्यूरिंग द टाइम ऑफ सिकंदर, बिकॉज जैसे मैंने वो कहा कि ही रोट रिसाला सिकंदरी फॉर बिल्कुल. सिकंदर. क्या था रिसाला? रिसाला सिकंदरी वाज कि आप एक सूफी क्रॉनिकल था अबाउट द रूलिंग, कि ओके, कैसे रूल करना होता है. ओके. ठीक है, एक सूफी क्रॉनिकल जिसमें पोइम्स थी, बाकी सारी चीज़ें थी, बट ओवरऑल एक एसेंस देता था हाँ. इन सारी चीज़ों के बारे में, इस्लाम के बारे में, सूफीज़म के बारे में, तसव्वुफ के बारे में, शरिया के बारे में. बट ये कहीं पर भी हमें रिपोर्ट नहीं मिलता है कि मीर मोहम्मद हमदानी के कहने पे उसने ज़बरदस्ती हिंदुओं को कन्वर्ट किया. हाँ, ये ज़रूर है कि मीर मोहम्मद हमदानी के कहने पे उसने शरिया को इम्पोज करना स्टार्ट कर दिया था, जिजिया लगाना स्टार्ट कर दिया था, ज़कात को फ़र्ज़ करना स्टार्ट हो गए थे. ये सारी चीज़ें, या जो बादशाह पीछे वो जो एक्टिविटीज़ करते थे कि हिंदू टेम्पल्स में जाके माथा टेकते, वो बंद करवा दिए. लेकिन फोर्सफुल कन्वर्जेंस, टेम्पल्स का तोड़ना, इसको मीर मोहम्मद हमदानी के साथ कहीं पर भी पता नहीं चलता है प्रॉपरली कि प्रूफ के साथ कि मीर मोहम्मद हमदानी ने ही ये सब कुछ कहा. बल्कि उसके बाद होता ये कि यहाँ पर एक और स्कॉलर होते जिनका नाम था सईद हिसारी. सईद हिसारी हिसार से आए थे, एंड ही सेटल्ड हियर ड्यूरिंग द टाइम ऑफ शायद कुतुबुद्दीन, इनके वालिद के वक्त. उनकी और मीर मोहम्मद हमदानी की बहुत आपस में फिर डिसएग्रीमेंट्स आ जाती, कॉन्फ्लिक्ट्स आ जाती है. और मीर मोहम्मद हमदानी कहा जाता है कि वो तस्लीम करते हैं सईद हिसारी की सुपरिटेंडेंस को, सुपीरियॉरिटी को, इनफैक्ट सॉरी, क्योंकि वो खिलाफतनामा उनसे तलब करते जब कश्मीर आते. अब ये तो हो गया ना कि मैं कह रहा हूँ कि जैसे ये स्कॉलर्स थे, अब मुस्लिम्स में क्या चेंजेस आ रही हैं? मतलब मुस्लिम्स में क्या सिखा रहे हैं मुसलमानों को, जो ऑलरेडी मुस्लिम्स थे, नाम के जो भी है. अब ये तो हो गया, ठीक है, पॉलिटिकल लेवल पे. अब मैं ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ क्योंकि कल्चरल लेवल पे क्या हो रहा है अब हमारे साथ, लोकल्स के साथ. दैट्स वेयर आई एम ट्राइंग टू गेट इनटू. सईद हिसारी कह रहे थे कि इनकी जो पॉलिसीज है दैट्स एक्सट्रीम, ऑलराइट, और वो मीर मोहम्मद हमदानी के साथ कॉन्फ्लिक्ट भी रखते. इवेंचुअली होता ये है कि मीर मोहम्मद हमदानी बिकॉज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स विद सईद हिसारी कहा जाता है, वो यहाँ से छोड़ के चले गए 12 साल बाद. मीर मोहम्मद हमदानी, जी, मीर मोहम्मद हमदानी साहब वो वापस खलतान चले गए. ठीक है, और सईद हिसारी फिर सिकंदर की थोड़ी बहुत इस्लाह करते तो कुछ पॉलिसीज को नरम करवा देते. और उस वक्त क्या होता है कि मीर मोहम्मद हमदानी के वक्त, सईद अली हमदानी के वक्त हर जगह पे खानकाज बनना स्टार्ट हो जाती है. और सिकंदर थोड़ा समझाएंगे क्या है खानका? इज अ काइंड ऑफ एक मान के चले एक दरगाह टाइप की. ठीक है,
सूफ़ी काइंड ऑफ हाउस, जहाँ पर ज़िक्र व अज़कार, इस्लाम का सिखाना, तसव्वुफ़ का सिखाना, इबादत सिखाना, दावत देना और इनफैक्ट जो बीमार लोग होते हैं उनको क्योर करना, ये सारी चीज़ें चलती है उस वक़्त मतलब खानकाहों में, इंस्टीट्यूशन या एक कम्युनिटी, अ काइंड ऑफ कम्युनिटी हॉल, कम्युनिटी या तो वो वहाँ पर बनना स्टार्ट, मसाजिद स्टार्ट हो जाते और सिकंदर अपने वक़्त एक पोस्ट इंट्रोड्यूस कर देते हैं, शेखुल इस्लाम का पोस्ट। शेखुल इस्लाम का जी, शेखुल इस्लाम का पोस्ट इंट्रोड्यूस कर देते हैं, हम्म, जो कि शरिया की जो इम्प्लीमेंटेशंस है, रिकॉर्ड से बाकी सारी चीज़ें इनका देखेंगे। तो अब इस्लाम इन इट्स स्पिरिट आना स्टार्ट हो जाती है टुवर्ड्स द लोकल लेवल्स, जिसकी बुनियाद ज़ाहिर सी बात है सईद अली हमदानी साहब ने डाल दी थी यहाँ पर, और लोग अब इस्लाम को बज़ाहिर एज इट इज़ जानना स्टार्ट हो जाते हैं, समझना स्टार्ट कर देते हैं, नॉट इन इट्स ट्रूएस्ट एसेंस बट टू अ ग्रेट एसेंस। तो कल्चरल लेवल पे ये चेंज, और साथ साथ में सिकंदर वाज अ ह्यूज लवर ऑफ आर्ट एंड लर्निंग। सिकंदर के वक्त बड़े बड़े स्कॉलर्स यहाँ पर आए हैं, टॉप लेवल के स्कॉलर्स यहाँ पर आए हैं, और सिकंदर जामा मस्जिद को बिल्ड करते, जो श्रीनगर में, श्रीनगर की जामा नौहटा में। ओके। और नौहटा का पहला नाम नौहटा नहीं था, उसका नाम सिकंदरपुर था। सिकंदरपुर जी, सिकंदर ने उसकी बुनियाद डाली थी, सिकंदरपुर। नौहट्टा किसने रखा है तो ये मुझे नहीं पता, ये बाद में शायद तो सिकंदरपुर उसका नाम था। ऑलराइट, तो जामा मस्जिद की शुरुआत हो जाती है, हाँ ईदगाह की बुनियाद डालते सिकंदर, ओके और खानकाई मौला वो बिल्ड करते सिकंदर। तो इस लेवल पे अब इंटीग्रेशन हो मतलब जाती खानका का बहुत बड़ा रोल है फिर यहाँ या पे हिस्ट्री में, है ना? ह्यूज ह्यूज। और ये ना हमने पूरा का पूरा कल्चर ही पता ही नहीं है आज बच्चे को कि खानका की क्या इंपॉर्टेंस है। हमने खुद किया ना, सी आप एक वन साइज डजंट फिट ऑल, यू नीड टू अंडरस्टैंड। एक पॉइंट ऑफ टाइम पे जो चीज़ें चलती थी वो ज़रूरी नहीं है कि अगले पॉइंट ऑफ टाइम पे वैसी चीज़ें चलेगी। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट इस्लाम, आई एम टॉकिंग अबाउट द मेथोडोलॉजी विद विच यू आर टेकिंग इट टू द मासेस। हर जनरेशन के बाद ग्रामर चेंज होता है, वी कॉल दिस मॉर्फिक रेजोनेंस इन न्यूरोसाइकोलॉजिकल टर्म्स। सो हर जनरेशन का ग्रामर चेंज होता रहता है। हमारी जनरेशन का जो ग्रामर है ना, वो नेटफ्लिक्स, यूट्यूब, इंस्टाग्राम यहाँ से आता है। गेटिंग माय पॉइंट? पिछली जनरेशन का जो ग्रामर था ना, वो बॉलीवुड से आता था। कौन सा? अमिताभ बच्चन, धर्मेंद्र, शाहरुख खान, सलमान खान, इनसे आता था। एवरी जनरेशन के बाद, हर जनरेशन के बाद ब्रेन में चेंज आती है, डोपामिन की डायलेशन के मसले आ जाते हैं, बाकी सारी चीज़ें आ जाती हैं। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड द ग्रामर इन विच यू आर द पीपल यू आर ट्राइंग टू कन्वे, उनका क्या है। लेकिन जब आप अपनी वोकैबुलरी चेंज करोगे आपकी मीनिंग भी चेंज हो जाएगी ना? नहीं, मीनिंग चेंज नहीं हो सकती ना। क्यों मीनिंग चेंज होगी? मैं कैसे नहीं? मैं आपको छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। हुजूर अलैहिस्सलाम जब सहाबा को किरदार सिखाते थे, तो उर्दू में उसको कहा गया कि वो सहाबा का किरदार बिल्ड करते थे। ठीक है, सहाबा की इस्लाह करने के लिए, सहाबा को स्किल सिखाने के लिए वो उनको एहसासात सिखाते थे, जज्बात को कंट्रोल करवाना सिखाते, ऐसे ही कहते हैं ना, जो हमारे उर्दू लिटरेचर में आता है। अब आजकल की जो जनरेशन है वो एहसासात, जज्बात बड़े बोरिंग वर्ड समझते हैं। उनके लिए क्या चलता है? इमोशनल इंटेलिजेंस, क्रिटिकल थिंकिंग, हायर ऑर्डर थिंकिंग। तो होगी ना मीनिंग चेंज? मीनिंग चेंज नहीं हो मैं सकती, एग्जांपल देता रूह चेंज नहीं हो सकती। जब तुम सोसाइटी की इश्यूज को पहले डिस्कस करते थे, तुम बोलते थे अदब, अदब की कमी है, हतज़ की हस, बेसिक चीज़ें समझने के लिए कि सोसाइटी में कैसे। आज उसी को तुम बोलोगे राइट्स, वुमेन राइट्स, मेन राइट्स, ठीक है? तो नहीं नहीं नहीं, ये तो दो अलग अलग चीजों को आपने जोड़ा है ना, अदब और राइट्स का। तो ये तो these are अदब two यानी different कि things. अदब इन अ सेंस, अदब इवेंचुअली मैनर्स। नहीं, हाँ, अदब की अगर हम मैं एसेंस ले तो वो मैनर्स की बात कहते थियोलॉजिकली अदब मीन्स जस्टिस, हैं। अदब मीन्स पुटिंग राइट थिंग एट द राइट प्लेस इन द राइट ऑर्डर एट द राइट टाइम। ठीक है? अगर तुम्हारी जिंदगी में जस्टिस नहीं है, तुम्हारी जिंदगी में अदब नहीं है। ठीक है? अब व्हेन आई से कि मीनिंग चेंज हो गई, मतलब फॉर एग्जांपल अगर आज तुम जाओगे किसी कैफ़े में श्रीनगर में, किसी भी जगह मुस्लिम एरिया में, अब जो कॉन्वर्जेशन होगी ना कैफ़े में, वो होगी फ्रीडम की, इंडिविजुअलिटी की, चॉइसेस की, वुमेन राइट्स की। इससे पहले जब कॉन्वर्जेशन हो रही थी ना, अब फॉर एग्जांपल अब कह रहे थे यार अदब के साथ सुन, आपको अदब होना चाहिए दूसरे इंसान की तरफ। जब एक वही इशू है, यानी कि फॉर एग्जांपल सोसाइटी में ये इशू है कि लड़कियों को ट्रीट नहीं किया जा रहा सही से, पहले कॉन्वर्जेशन हो रही थी कि यार सोसाइटी में अदब होना चाहिए, लेकिन अब जब तुमने उसको वुमेन राइट्स बनाया ना, तो तुमने कर दिया ना तफरका, यानी कि बाइफरकेट करो, बेसिकली कर दी ना तुमने सोसाइटी कि इसका मतलब वुमेन राइट्स कुछ अलग है, मैन राइट्स कुछ अलग है। इससे तुम बोल रहे थे कि यार सब अदब में ही होगा, यानी कि जिस तरह
अदब इन अ सेंस दैट नाउ इससे पहले तुम उसको एज एन इंसान देख रहे थे, अब तुमने उसको औरत और मर्द देखा। तो वो तो हमारी मतलब जितना भी मैं समझाऊं, शायद मैं गलत भी हो सकता हूँ, वो तो हमारी थियोलॉजी में ही नहीं है ना, लाइक नहीं नहीं, तो जेंडर ये एज तो एन पर्सपेक्टिव वी you डोंट सी एनीथिंग misunderstood it. एज You जेंडर। misunderstood. I'll tell you how. What I'm trying to say. What I mean by grammar is fear and fascinations. ठीक है? हर जनरेशन के बाद fear and fascinations different हो जाती है. साइंस एक्सप्लोर और करती है, बदलती है, टेक्नोलॉजी आती है, एडवांसमेंट्स आती है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, अलग अलग सब्जेक्ट्स आ जाती है, फियर एंड फैसिनेशंस बदलती रहती है, टेक्नोलॉजी आ जाती है। नूह अलैहिस्सलाम की कौम किसमें फेमस थी? डू यू नो दैट? नूह अलैहिस्सलाम की नहीं। इल्म नजूम में, सितारों के इल्म। हाँ सितारे। और नूह अलैहिस्सलाम ने जब बोला ना एक सैलाब आ रहा है, दे स्टार्टेड मॉकिंग नूह अलैहिस्सलाम क्योंकि ये तो बोल ही नहीं रहे। हाँ कि सैलाब आ रहा है, हमें पता। हम इल्म नजूम के माहिर, हमें बताओगे सैलाब आ रहा है कहाँ? हमें तो सितारों में नहीं दिख रहा है, सितारे तो अलाइन नहीं हो रहे जहां पर हमें पता चल जाए सैलाब आ रहा है। अल्लाह ने नूह अलैहिस्सलाम को उन्हीं कौम के ग्रामर में उनके पास भेजा कि तुम इल्म नजूम जानते हो, अल्लाह ताला इससे भी आगे जानते हो। नूह अलैहिस्सलाम क्लेम कर रहे थे। मुझे बताए मूसा अलैहिस्सलाम की कौम किसमें फेमस थी? फिरौन की जो महफिल थी, मुझे नहीं पता। जादू में, जा मैजिक में। आसा जब फेंका तो क्या बना? आसा सांप बना ना। और क्या किया बाकी सारे सांपों को? तो अल्लाह ने क्या किया? उनका जो ग्रामर था ना, जिसमें वो फैसिनेशंस रखते थे, फियर एंड फैसिनेशंस थी, उन्हीं में अल्लाह ने उनको हराया। यू गेटिंग माय पॉइंट? हुजूर अलैहिस्सलाम के वक्त कुरैश किसमें फेमस थे? अरब। लेट्स, अगर कोई इंसान है जो बेचारा पहली बार ये आवाज सुन रहा है, उसको हम कैसे लेमैन लैंग्वेज में समझाए कि हम क्या बोल रहे हैं ग्रामर विदाउट यूजिंग जार्गन्स, कि जिसको पता ही नहीं है, कभी सुना ही नहीं है, लाइक व्हाट डज ही, हाउ डज ही, उसका ग्रामर क्या है? अगर कश्मीर में श्रीनगर में बैठा है लड़का, व्हाट काइंड ऑफ ग्रामर इज ही थिंकिंग इन? ग्रामर सिंपली मीन्स एक इंसान के डर और ख्वाहिशात जो उसके माहौल में जो इल्म की एडवांसमेंट्स होती है, उसके माहौल में जो हमारे टाइम पे सिनेमा एंटरटेनमेंट के थ्रू दिखाया जाता है कि क्या असली सक्सेस है, क्या असली फेलियर है, असल में कौन सी चीज़ हियरार्की ऑफ डोमिनेंस पे टॉप लेवल पे। हियरार्की ऑफ डोमिनेंस हर वक्त पे होती है ना, इंसान हर वक्त अपने आप को हियरार्की ऑफ डोमिनेंस पे तोलता है। तो हियरार्की ऑफ डोमिनेंस में सबसे ऊपर सी कौन सी चीज़ है और सबसे नीचे सी कौन सी चीज़ है, कौन कामयाब कौन नाकामयाब, कहाँ पर फैसिनेशंस कहाँ पर फियर्स तुम्हारे, इसको ग्रामर बोलते हैं। ये हर दौर में चेंज होते हैं, नहीं, हर वक्त में ही चेंज होता है। दिस इज व्हाट आई एम टेलिंग द फॉर ग्रामर। अ मुस्लिम गाय हम्म, इन हिज 20s, हम्म। उसकी हायरार्की ऑफ डोमिनेंस में क्या होना चाहिए कि वो कुरान किस सब को सब प्रायोरिटी रहे रिगार्डलेस ऑफ द एज? यानी कि वो 14, इफ ही वाज 500 साल पहले, इफ ही विल बी आफ्टर 500 years एंड टुडे, इफ दैट चेंजेस एवरीथिंग चेंजेस। डोंट यू थिंक द ग्रामर इटसेल्फ हैज चेंज्ड? अब तुम्हारा का पूरा उस डोमिनेंस में मटेरियल पे है ऊपर, तो मटेरियल को ही सब कुछ खुदा समझ रहे हो और वहीं पे ख़त्म। यानी कि कोई कंसेप्ट ही नहीं कि इसके बाद भी एक जगह है जहाँ के लिए मैं प्रिपेयर हो रहा हूँ, ये मैं बोल रहा हूँ। अब जब वो ग्रामर ही चेंज हो गया, तुम्हारी आदत भी चेंज हो जाएगी, तुम्हारा थॉट ऑफ सक्सेस भी चेंज हो जाएगा, तुम ये भी चेंज करोगे कि तुम्हें उस तक पहुंचना कैसे है, राइट? मतलब फॉर एग्जांपल लेट्स, हाँ, लाइक लेट मी लिमिट देयर, मैं ये कह रहा हूँ, डोंट यू थिंक इट हैपेंस? सी, आई विल टेल यू अ डिफरेंट एंगल जिसके थ्रू आप डीपली समझ सकते हो और जो लोग सुन रहे हैं वो भी समझ सकते हैं। मुस्लिम यूथ जो 25 साल के, 15 साल के, 20 साल के, उसकी हायरार्की ऑफ डोमिनेंस सिर्फ और सिर्फ वो पर्पस होनी चाहिए जिस पर्पस के तहत अल्लाह ने भेजा। हाँ, तौहीद और आखिरत। खलीफतुल अर्द। You take leadership of every nook and corner of this earth and establish justice, fairness, prosperity, peace, and progress. But who will tell him what is justice? Yeah, that's what I'm saying ना। अब अल्लाह के पर्पस को ले रहे तो अल्लाह ही जस्टिस सिखाएंगे ना, अल्लाह की किताब ही सिखाएगी ना, हुजूर अलैहि सल्लम ही सिखाएंगे ना। See, या अल्लाह इज सेइंग यू कि मैं इंसान को जब मैंने भेजा, फरिश्तों को कह रहे हैं मैं खलीफतुल अर्द भेज रहा हूँ। खलीफतुल मोहल्ला नहीं, खलीफतुल शहर नहीं, खलीफतुल रीजन नहीं, खलीफतुल अर्द भेज रहा हूँ। ठीक है, जो क्या करेगा पूरी दुनिया में अदलो इंसाफ, इंसानों की बेहतरी, इंसानों का प्रोग्रेस, एडवांसमेंट, साइंस, हर कोई इल्म विल्म सब कुछ डिसाइड करेगा। ये उनको गाइड करता रहेगा थ्रू द राइचस प्रिंसिपल, जो प्रिंसिपल्स मैंने अपने नबियों के थ्रू और अपनी किताबों की तरफ पहुंचाए। यहाँ पर मुसलमान की हायरार्की ऑफ डोमिनेंस अल्लाह ताला कह रहा है पूरी कायनात इंसान को दे रहा हूँ। ठीक है, नॉट ओनली मुस्लिम इन फैक्ट, बल्कि अल्लाह ताला तो आदम के बच्चे को कह रहे हैं ना। तो अल्लाह ताला हियरार्की ऑफ डोमिनेंस में जो अल्लाह ताला सेरोटोनर्जिक वैल्यू सेट करते हैं, क्योंकि पर्पस सेट करे ना अल्लाह ताला, तो वहां पर पूरी कायनात को अल्लाह ताला दे रहे हैं। बिल्कुल। ठीक है, तो दिस इज द हियरार्की ऑफ डोमिनेंस फॉर अ मुस्लिम। अब रही बात ग्रामर की, मैं उस ग्रामर पे आता हूँ, हियरार्की ऑफ डोमिनेंस पे। नूह अलैहिस्सलाम की कौम इल्म नजूम में थी,
बिल्कुल। उनकी हियरार्की ऑफ डोमिनेंस में क्या था? फैसिनेशंस और फियर कहाँ पर थे? हम्म, इल्म नजूम में कौन टॉप पर है, हम्म, कौन आलिम है जिसको जो सितारों के बियॉन्ड जा पाता है। हम्म, अल्लाह ने भेजा नूह अलैहिस्सलाम को, सैलाब आ रहा है, हम्म, वो कह रहे कि हमें तो नहीं दिख रहा है सैलाब, हम तो इल्म नजूम के सबसे बड़े हम्म, बानी हैं, हम्म, हमें तो नहीं सितारों में दिख रहा है, आपको कैसे पता? हम्म, तो अल्लाह ने उन्हीं के ग्रामर में एक शख्स को भेजा जो उन्हीं के ग्रामर में उनको बता रहा था कि मैं तुमसे भी ज्यादा जानता हूँ, हम्म, मूसा अलैहिस्सलाम। हम्म, फिरौन के कोर्ट में किस चीज से फैसिनेट होते? जादू से जादू होते थे। से। वो आसा फेंकते थे, वो लोग छड़ी फेंकते, वो सांप बन जाती थी। हम्म, अल्लाह ने क्या किया? मूसा अलैहिस्सलाम को बोला फेंको आसा। हम्म, आसा इतना बड़ा सांप बन गया कि उसने बाकी सांपों को भी खा लिया। हम्म, अल्लाह ताला उनको वहां पर कोई किताब भी भेज सकते थे, इन द सेंस ना, कोई कोट, कोई कोई और चीज भेज सकते ना, कोई टेक्नोलॉजी जो कोई और चीज हो, लेकिन अल्लाह ने उन्हीं के ग्रामर में मूसा अलैहिस्सलाम को उन्हीं को हरा, उन्हीं लोगों को हराया मूसा अलैहिस्सलाम के थ्रू। हम्म। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक्त पे क्या था? अरब किसके लिए फेमस थे? अरब थे, कुरैश की सबसे बड़ी जो बेसिकली। फुसहा लैंग्वेज, हाँ। पॉलिटिक्स, हम्म, उसके लिए वो फेमस थे। हम्म, अजम वो कहते थे गूंगे लोगों को हम्म, कि ये तो गूंगे है, बाकी हम्म, हम अरब है, ये अजम है, मतलब हमारी जबान में, हम्म, हमारी कलाम में असर है, ये तो कुछ भी नहीं है। हम्म, अल्लाह ने क्या भेजा? कुरान को भेजा। और जब वो कुरान को सुनने लगे, वो होश खो बैठे। अल्लाह ने चैलेंज दिया, एक आयत निकालो इसकी जैसी। तुम गमंड करते हो कि हमें आता है, हम्म, हम एक पोइट्री आती है और हम फुसहा में, हम बलूगत में, हम हम्म, जबान में ऊपर है। अल्लाह ने उन्हीं के ग्रामर जहां पर उनकी फैसिनेशन थी ना, हुजूर अलैहि सलाम को बोला बशीरा व नजीरा करो। बशीरा व नजीरा का मतलब क्या था? कि इनको डराओ और इनको बशारत दो। हम्म, यानी जहां पर इनकी फियर एंड फैसिनेशन है, जहां पर ये जुड़ चुके हैं, हम्म, जहां जिसके एवज ये अपनी जिंदगी को संभाल रहे हैं, चला रहे हैं, हम्म, जिसके अंडर ये अपनी सोच को रख रहे हैं और उसी में जिंदगी गुजार रहे हैं, हम्म, इनको वहां से हटाओ, इनको बड़ा डर सुनाओ, हम्म, इनको बड़े अजाब का डर सुनाओ, और वहां से फैसिनेशन से हटाओ, इनको बड़ी फैसिनेशन बताओ, हम्म, इनको जन्नत के बारे में बताओ, हम्म, इनको जन्नत के पेड़ के बारे में बताओ, हम्म। जन्नत, इनको फरिश्तों के बारे में बताओ। वो है असली फैसिनेशन। सो दिस इज व्हाट ग्रामर मीन्स। अब इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि अगर ऐसा होता ना कि हर जनरेशन का एक ही ग्रामर होता, तो हर नबी की मेथोडोलॉजी एक ही होती। ठीक है, तो आपके हायर आगे का डोमेन्स आज है साइंस एंड टेक्नोलॉजी। हम्म, ठीक है, इसमें कोई शक नहीं है। जी। तो आप ये कह रहे हो कि इवेंचुअली शायद अल्लाह को ये करना हो कि साइंस और टेक्नोलॉजी की लैंग्वेज में आके हमें बोलेंगे कि हमें ये सिखाएंगे कि इवेंचुअली आपका गोल, बट नहीं, मैं कुछ अल्लाह और ताला को नहीं सर, अल्लाह मैं ताला मैं मैं कुछ और बोल रहा हूँ। हम्म, मैं ये कह रहा हूँ, मैं लैंग्वेज के ग्रामर की बात कर रहा हूँ। हम्म, मैं ये कह रहा हूँ कि आप मुझे बोल रहे हो इवेंचुअली आपका मकसद है जस्टिस, है ना? दीन पे इस प्रोग्रेस, दुनिया पे कायम करना जस्टिस। प्रोग्रेस ऑफ द ह्यूमन काइंड, एब्सोल्युटली। एवरी ह्यूमन। हाँ, लेकिन ये जस्टिस मुझे कौन बोलेगा कि है क्या? आप बोलोगे कुरान और सुन्ना, है ना? राइट। लेकिन क्या मैं जाऊँगा खुद और कुरान सुन्ना को पढ़ूँगा और फिगर आउट करूँगा कि अरे ये है जस्टिस? नहीं। मैं आप बोलोगे क्यों? क्योंकि आपको उसी ट्रेडिशन को फ़ॉलो करना है जो पिछले 1400 साल से कैरी हो रहा है। फिर उसी ट्रेडिशन से आप सीखोगे कि बेसिकली जस्टिस का मतलब है क्या? राइट्स का मतलब क्या है? फ्रीडम का मतलब क्या है? चॉइस का मतलब क्या है? सक्सेस का मतलब क्या है? फेलियर का मतलब क्या है? ठीक है। अब आप बोलोगे खुद के क्यों नहीं जा सकता और सीख सकता हूँ? क्योंकि फिर आपकी डेफिनेशन आपके लिए, मेरे लिए, अगर यहाँ पे 5 भाई हैं उनके लिए 7 अलग-अलग डेफिनेशंस हो जाएँगी जो रिलेटिव हो जाएँगी। ठीक है? मैं इस ट्रेडिशन की बात कर रहा हूँ कि रिगार्डलेस आप जहाँ से सीख रहे हो, इट हैज़ टू कम फ्रॉम दैट ट्रेडिशन। क्योंकि फिर सूरह बकरा को पढ़ के जब मैं ये बोलूँ कि हमने उनके कान और आँख बंद कर दिए हैं, उनको जब ये बोला जाता है कि तुम बेसिकली जो तुम बेसिकली उनकी तरह, जो तुम्हारे साथ है उनकी तरह पढ़ो, वह ये बोलेंगे हम इन बेवकूफ़ों की तरह पढ़ेंगे। सूरह बकरा में मे बी आयत नंबर 21 से 24 तक ही अल्लाह ताला बात कर रहे हैं। मैं इस लैंग्वेज की बात कर रहा हूँ कि ये तो एक ट्रेडिशन से ही आएगा ना। यानी कि मेरे सुहाबा क्या समझते थे जस्टिस क्या है, मुझे उसी को जस्टिस समझना पड़ेगा। मैं फिर ताबीन क्या समझते थे जस्टिस क्या है, मुझे उसी को जस्टिस समझना पड़ेगा। अगर मैं अपनी ही डेफिनेशन देने लगा कि नहीं नहीं क्योंकि अब 2025 है, क्योंकि दुनिया मटेरियली चेंज हो गई है, जस्टिस की डेफिनेशन भी चेंज हो गई, फिर तो आपने ट्रूथ को रिलेटिव कर दिया, ख़त्म। फिर पॉइंट क्या है? मतलब फिर आप प्रिजर्व क्या कर रहे हो? आप जब कह रहे हो कि हमें सलफ के पास जाना है, तो वो किसके पास जा रहे हो आप अपनी डेफिनेशन ऑफ सलफ दे रहे हो। मैं सलफिज्म की बात नहीं कर रहा है, किसी को लगे। मैं कह रहा हूँ द मीनिंग हैज टू रिमेन सेम। नो, व्हाट वाज जस्टिस फॉर प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम हैज टू द सेम जस्टिस हैज टू मीन फॉर यू। ठीक है?
यानी कि फॉर एग्जांपल अगर प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम के लिए ये जस्टिस था, और जस्टिस की मीनिंग ये थी कि एक लड़का बाहर जाएगा और अपनी औरत के लिए कमाएगा और औरत घर में रह के उस घर को बनाएगी, वो चेंज हो ही नहीं सकती है। मैं ये बोल रहा हूँ। अब आप इस पे मैं क्रॉस क्वेश्चन, मैं वो तो मुझे समझ आ रहा है कि अल्लाह ताला बेसिकली तुम्हारी लैंग्वेज में तुम्हें समझाने की कोशिश करेगा रिगार्डलेस तुम अपनी लैंग्वेज अलग चीज़ है, ग्रामर अलग चीज़ है, ठीक है? अब हाँ, लैंग्वेज ग्रामर अलग मैं चीज़ है, इंसान के मेंटल ग्रामर ये अलग चीज़ है। आई एम टॉकिंग अबाउट मेंटल ग्रामर, हाँ, साइकोलॉजिकल ग्रामर। हाँ, यू सी व्हाट आई एम सेइंग, हाँ, मैं लैंग्वेज का समझ रहा हूँ। मैं आप समझ रहे हो, मैं हुँ, लैंग्वेज के ग्रामर हुँ, की बात कर रहा हूँ कि जिस वक्त आपकी वोकैबुलरी चेंज होगी, आपकी मीनिंग भी चेंज होगी, फिर आपकी मीनिंग भी चेंज होगी। इससे पहले जब आप सोसाइटी के इश्यूज को फिक्स करने की कोशिश कर रहे थे, आप कर रहे थे कि यार अदब की कमी है। अब आप कर रहे हो कि यार अब ना बेसिकली वुमेन राइट्स हम नहीं दे रहे। लेकिन ये एक मिनट ना, ये वुमेन राइट्स तो हमारा वोकैबुलरी ही नहीं है ना, ये तो आया ही कहीं और से है ना। जब हम इस इंड्यूस करेंगे इस वोकैबुलरी को अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में, जो हमारा है ही नहीं, मैं ये बोल रहा हूँ। अब मैं गलत भी हो सकता हूँ, इफ इट्स नॉट नेसेसरी वी हैव टू टेक दिस नोशन इन दैट दिस कॉन्वर्जेशन इन दैट नोशन, बट मैं समझ रहा हूँ आप क्या बोल रहे हो बेसिकली। मतलब वही कि जिस चीज़ को मैं खुदा समझता हूँ, अल्लाह ताला मुझे उसी से दिखा रहा है कि तो उससे भी बड़ा कोई खुदा है जहाँ पे तुम्हें जाना है बेसिकली। हुँ, उसको नजूम को खुदा समझते थे, जादू को खुदा समझते थे। उनको लगता था क्योंकि हम बेसिकली लैंग्वेज में सबसे बड़े हैं, तो अल्लाह ताला ने उसी लैंग्वेज में कुरान शरीफ को उतारा और देखा कि मैं इससे भी बड़ी चीज़ कर सकता हूँ, उसी लैंग्वेज में उसको समझाने की कोशिश कर रहा है। राइट, ये तो मैं समझ रहा हूँ, बट मैं See, किसी you और talked about language as a grammar. I'm talking about mental grammar as a grammar, ठीक है? I'm talking psychology as a grammar. ये दो अलग चीज़ है। फर्स्ट चीज़ है कि जस्टिस का जो कंसेप्ट है, अदल का जो कंसेप्ट है, आई कैनॉट फोर्स समवन टू एक्सेप्ट कि नहीं, जो मेरा कंसेप्ट है जस्टिस का, क्योंकि मैं कह रहा हूँ कुरान और सुन्नत, तो तुम्हें भी यही मानना है। मैं भी तो वही सी कह रहा हूँ। द प्रॉब्लम इज देयर कि जब तक एक इंसान इंडिविजुअल रिसर्च नहीं करेगा ना, कंपैरेटिव स्टडीज एस्टैब्लिश नहीं करेगा, उसको अंडरस्टैंड ही नहीं होगा कि कुरान और सुन्नत क्यों असल में जस्टिस है। व्हेन यू What do you mean by individual research? या इंडिविजुअल रिसर्च इन द सेंस, सी अल्लाह ने ना दो तीन चीज़ें रखी है इंसान में। एक फितरा रखी है, बिल्कुल। ठीक है? मैं अगर आपको थप्पड़ मारूंगा हम्म, और आप मुझे थप्पड़ मारोगे, आपको ही दर्द होगा, मुझे भी दर्द होगा, Absolutely. तो थप्पड़ मार गलत है ना? बिल्कुल। ये तो फितरा है ना, हम्म, जाहिर सी बात है। हम्म, मैं आपकी माँ को गाली दूं, आप मेरी माँ को गाली दो, तकलीफ आपको ही हुई, मुझे भी होगी। दोनों को। सो वी अंडरस्टैंड, फितरा का तकाजा है कि वी अंडरस्टैंड कि यार ये गलत है। हम्म, दूसरा अक्ल का तकाजा है, हम्म, ठीक है? अक्ल का क्या तकाजा है हम्म, कि कुछ ऐसे इश्यूज है, कुछ ऐसे मामलात है जहां पर इन ऑर्डर टू रीच द अल्टीमेट रियलिटी यू ट्राई टू यूज योर ब्रेन, यू ट्राई टू यूज योर माइंड, हम्म, राइट? हम्म, आप उसके थ्रू अल्टीमेट रियलिटी तक पहुंचने की कोशिश करते हो, वो अल्लाह ने एक फैकल्टी दी है। But सो but नहीं, लेट मी कंप्लीट द okay, पॉइंट फर्स्ट, क्योंकि ये फिर से उधर रह जाएगा। ठीक है, ठीक। माई पॉइंट इज, जो पहला पॉइंट आपका था कि योर कंसेप्ट ऑफ जस्टिस, माई कंसेप्ट ऑफ जस्टिस, कंसेप्ट ऑफ जस्टिस सिर्फ वो दे सकता है जिसने इस मशीन को, आपकी और मेरी मशीन को और इस कायनात को डिज़ाइन किया, उसको पता है कि इस मशीन की दरकार क्या है, दूसरे मशीन की दरकार क्या है, दूसरी मशीन कहाँ पर गड़बड़ कर सकती है, पहली मशीन कहाँ पर गड़बड़ कर सकती है, और कायनात में इस मशीन की पोजीशंस क्या है, मतलब इंसान की पोजीशन क्या है, तो अल्लाह से ही आएगा। सो पहला तो कंसेप्ट ये है कि आप अक्ल के थ्रू पहुंचे तो सही ना कि कोई खुदा है कि नहीं है, समझ आ रहा है? लेकिन अजम्पशन ये है ना कि आप हम्म, अकल के थ्रू पहुंचोगे और आपकी अकल मैनिपुलेट नहीं होगी, तो फिर वही अकल यूज करके दो लोग कैसे अलग अलग इंटरप्रिटेशन सेम आयत की दे रहे हैं, वो भी तो क्वेश्चन है ना। कुरान में ना दो चीज़ है, कुरान में महकूमात है और कुरान में मुतशाबिहात है। अहकामात जो है ना, सॉरी नॉट महकूमात, अहकामात, अहकामात जो है ना, वो कोई चेंज नहीं कर सकते। दे आर रूलिंग्स, दे आर एज इट इज क्लियर, उसमें किसी की भी इंटरप्रिटेशन डिफर नहीं हो सकती। हाँ, ये ज़रूर हो सकता है तुम 70 कोड़े दो, मैं 80 कोड़े दूंगा, कोड़े तो देने, इसको कोई चेंज नहीं कर सकता। मुतशाबिहात अल्लाह खुद कहते मैंने आयतें दी है तुम्हें, तुम उसको डिकोड करते हो। कुरान की ये खूबसूरती है कि आप इसको किसी भी ईरा में बंद ही नहीं कर सकते हो। हर नई ईरा जब आएगी और वो अपने तर्ज अमल, अपने नॉलेज सेट्स, अपने वैलर से जब कुरान को स्टडी करेंगे, उनको नई चीज़ें दिख जाएगी। ये कुरान की खूबसूरती है, इसीलिए कुरान आखिरी किताब बना दी गई क़यामत तक। हाँ, तभी ये एब्सोल्यूट है क्योंकि हर हमेशा हर एक हाँ, क्वेश्चन इट्स को डायनामिक, देगी। इट्स डायनामिक इन अ वे, यस इट्स एब्सोल्यूट नो डाउट, बट इट्स डायनामिक इन अ वे कि एब्सोल्युटली। अब ये आखिरी किताब है, क्योंकि जब भी किसी दौर में इस किताब को, दिस इज द मिरेकल ऑफ दिस बुक, किसी दौर में कोई भी जब इस किताब को खोलेगा ना, उसके जो भी इल्म होगा, उसका जो भी अंडरस्टैंडिंग होगी, उस पे ये कुरान ऊपर ठहरेगी हर मामले में। सो इंटरप्रिटेशंस कुरान की होना, मुतशाबिहात की यानी इशारतन जो बातें कही गई है, वो खूबसूरती है कुरान की, वो अल्लाह ने खुद रखी है अलग अलग दौरों में चीजें फिट हाँ, तो करने मैं के तो लिए, तो कॉन्फ्लिक्ट उसमें तो कर कोई रहा हूँ मसला ना। नहीं है। सी मैं
क्योंकि ये तो आप किसी और हाँ, डायरेक्शन मैं में बस एक होगी, पॉइंट but कह रहा हूँ, ये लैंग्वेज का जो मसला है ना, हम्म, विच यू सेड, हम्म, नॉट आई, मेरा बैकग्राउंड है लिटरेचर से, हम्म, सो वी हैव रेड अ लॉट अबाउट ट्रांसलेशन, ट्रांसलिटरेशन, ये सारी चीज़ें, एंड हाउ द एसेंस इज लॉस्ट इन ऑल दीज थिंग्स। बट मसला क्या है? मसला है कि जब आप लैंग्वेज चेंज, जैसे आपने अदब की बात की, हम्म, अब अदब एक चीज़ है, एक ज़बान में अदब कहा जाता है। अब पर्शियंस तो उसको अदब नहीं कह सकते, या कोई और कौम तो उसको अदब नहीं कह सकती, वो अपने हिसाब से उसकी ट्रांसलेशन करेगी और उससे समझने की कोशिश हम्म, करेगी। बट एज लॉन्ग एज द मीनिंग इज इंटैक्ट विद द सोर्स, हम्म, समझ आ रही है? हम्म, मीनिंग इज इंटैक्ट विद द सोर्स, मीन्स मीनिंग डिविएट नहीं हो रही है सोर्स से, हम्म, कोई मसला नहीं उस चीज़ में। नहीं उसमें मैं कोई इमोशनल इंटेलिजेंस कह रहा हूँ ना, हालांकि साहबा ने इमोशनल इंटेलिजेंस का वर्ड तो यूज़ नहीं किया है, हम्म, मैं कर रहा हूँ इमोशनल इंटेलिजेंस का वर्ड यूज़, या कोई और कर रहा है इमोशनल इंटेलिजेंस का वर्ड हम्म, यूज़। मैं मीनिंग जब तक हुजूर अलैहि सलाम से ही ले रहा हूँ ना, हम्म, मैं इस्लाम के खिलाफ नहीं जा रहा हूँ। हम्म, लेकिन इससे पता है क्या फ़ायदा हो रहा है? इससे फ़ायदा ये हो रहा है, मैं जनरेशन ज़ी को पकड़ रहा हूँ। हम्म, आई अंडरस्टैंड कि इनकी फैसिनेशंस टॉम क्रूज़ और क्या इसका नाम है? obviously ट्रम्प, सॉरी, इलॉन मस्क में। obviously right, आई यूज़ दोज़ फैसिनेशंस ना, ताकि इनको टैप कर सकूँ सही तरीके से। अगर मैं इस वो मैंने खानका के बारे में हाँ कही थी, let खानका ने छोड़ दिया वो। मसाजिद ने भी छोड़ दिया बाय द वे वो। हाँ बिल्कुल, और मैं इससे एग्री करता हूँ। मैं इसको और ही, ताकि इसको लेट्स गो बैक टू व्हाट वी वर सेइंग, मैं ये कह रहा था कि अगर कोई ज़ुबैर, कोई शाहिद, कोई मीर, कोई हमदान, रिगार्डलेस, जब वो ये कहे कि यार मुझे खुद देखना है और कुरान और सुन्नत का मतलब क्या है और ये क्या बोलते हैं, हुँ, अगर उसको ये लग, और वो बेसिकली मैं रूलिंग्स को समझूं, यानी कि हुँ, फॉर एग्जांपल मैं फ़िक़्ह को समझूं हुँ, कि इमाम अबू हनीफा ने कोई चीज़ लिखी तो क्यों लिखी, उसको उसी ट्रेडिशन में खुद को ट्रेन करना पड़ेगा जिस ट्रेडिशन से वो फ़िक़्ह आया है, राइट, ताकि उसको कॉन्टेक्स्ट पता चले। मैं हुँ, मैं ये ठीक है, मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर मुझे कुरान को समझना है, कुरान को समझना ये नहीं है कि मैं गया गुना सुन्ना डॉट कॉम पे, मैंने नीचे ट्रांसलेशन पढ़ ली और मुझे आ गया समझ, और मैं उस समझ पे क्वेश्चन करूं, अरे ये जो नौज़ुबिल्ला इमाम अबू हनीफा इसने कैसे ऐसे लिखा, ये कोई मतलब ही नहीं बनाता है जो होता है बेसिकली। हुँ, हुँ, मैं तो स्कॉलर्स की बात ही नहीं कर रहा। आई अंडर, इट्स अ ब्यूटीफुल पॉइंट व्हाट यू सेड कि इंटरप्रिटेशन अलग अलग होना, नॉट एंटायरली डिफरेंट, वो खूबसूरती है बेसिकली कुरान शरीफ की। मैं ये बोल रहा था कि इसमें मीनिंग चेंज नहीं होनी चाहिए, जो मैं आज देख रहा हूँ। मतलब जो मैं क्या देख रहा हूँ, आप कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में देखोगे कि जब अ, मतलब JNU से आए हो स्कॉलर, जब वो कुरान शरीफ को पढ़ते हैं और उस ट्रेडिशन को पढ़ते हैं, वो बोलेंगे ए पेट्रियार्की है क्योंकि ये मर्द ने बेसिकली इंटरप्रिटेशन लिखी है तो हमेशा औरत के खिलाफ होगी। डू यू, मतलब आर यू अवेयर ऑफ दिस? हुँ, हुँ, बहुत ही अस्मा बिरलस, एक बहुत ही ये बड़ी, दीज आर बिग नेम्स इन एटलीस्ट इन द हुँ, इंटेलेक्चुअल हुँ, वर्ल्ड, बट वी डू नॉट सी कुरान और इंटरप्रिटेशंस लाइक दैट। हम जेंडर के पर्सपेक्टिव से, जेंडर के लेंसेज से दुनिया को नहीं देखते हैं, उस लेंस को बेसिकली कोई और देखते हैं। मेरे कहने का मतलब था कि इस्लाम इवेंचुअली इज दिस गागल, स्पेक्स, मुझे ये डालनी पड़ेगी दुनिया को देखने को। अगर मैं कोई और लाल चश्मे से दुनिया को देख रहा हूँ, मैं कुरान भी उसी लाल चश्मे से पढ़ूंगा, राइट। ये मेरे कहने का मतलब था कि आपके पास बेसिक एनालिसिस टूल्स होने चाहिए पहले, बिफोर यू कमेंट ऑन एनीथिंग ऑफ हाई हाई स्टैचर, चाहे वो इमाम अबू हनीफा हो, मालिकी हो, शाफी हो, हम्बली हो। ये मेरे कहने का मतलब था। मैं केपेबल नहीं हूँ इंटेलेक्चुअली डायरेक्टली जाऊं और मैं कुरान और हदीस को पढ़ूं और बोलूं कि जो इमाम हनीफा ने रूलिंग दी थी वो गलत है। वही तो हो रहा है। इजंट दैट व्हाट यू सी हैपनिंग? सी मैं डिसएग्री करता हूँ एक पॉइंट ऑफ टाइम पे, बड़ा सिंपल हम्म, पॉइंट है मेरा। डू यू एग्री कुरान एक बादशाह पे भी आया, और एक रेडी वाला जो रेडी चलाता है, 100 रुपए 200 रुपए दिन का कमाता है, उसके हर लिए भी एक आया। पे आया। यस, हम्म, हर किसी पे फ़र्ज़ है ना, हम्म, पढ़ना तो हर किसी पे फ़र्ज़ है। बिल्कुल। यस, डू यू एग्री कि एक स्कॉलर पे भी कुरान आया है, और एट द सेम टाइम एक जो लेमैन है, जिसने शायद कभी किताब भी नहीं खोली है, उसके लिए भी कुरान आया? हाँ बिल्कुल। उसके लिए भी आया ना? हम्म, तो अल्लाह ने तो किताब सबके लिए दी है ना? हाँ, लेकिन हाँ, अब जब पॉइंट क्या जब है उस मेरा? मजदूर पे आया उस पे कुरान इसलिए नहीं आया क्योंकि वो रूलिंग दे, लेकिन जब स्कॉलर पे कुरान आई आया, एग्री टू दैट मैं वो पॉइंट ऑफ कह रहा टाइम हूँ। पे, लेकिन हम्म, इसका मतलब ये नहीं है कि लोग ऑब्जेक्शन नहीं उठा सकते अगर उनको कुरान में कोई मसला दिख रहा है। हाँ, ये ज़रूर है कि अगर उनको ऑब्जेक्शन आ रही है, टॉक टू द स्कॉलर्स उसको क्लियर करने के लिए। मैं इस चीज़ को मानता हूँ कि आप अगर गैर मुस्लिम हो, इवन अगर आप मुस्लिम भी हो, हम्म, आप कुरान को पढ़ते हो, आपको कोई ऑब्जेक्शनेबल चीज़ लगती है आपके तर्ज़ अमल पे, हम्म, जैसे कि आपने कहा, यू डोंट डायरेक्टली गो टू जजमेंट, आप स्कॉलर से कन्फर्म करें, आप जो अहल इल्म है, उलुल अलबाब है, उनसे कन्फर्म करें, समझने की कोशिश कीजिए।
मैं इस बात में एब्सोल्यूट यकीन रखता हूँ कुरान इज अ परफेक्ट बुक बिकॉज इट्स रिटन एवरी वर्ड एवरी पॉइंट इज रिटन बाय अल्लाह अज़्ज़ व जल। और Absolutely. अगर किसी इंसान को समझ नहीं आ रहा है वो उसकी अक्ल का तकाजा है, आई कैन अंडरस्टैंड इट, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं उसको राइट टू ऑब्जेक्ट राइट टू डिसएग्रीमेंट्स खत्म कर दूं उसके। ही हैज एब्सोल्यूट राइट टू ऑब्जेक्ट, ही हैज एब्सोल्यूट राइट टू डिसएग्री, लेकिन rather than first confirming from the righteous people, I mean the people of the knowledge, वो खुद किसी कंक्लूजन पे आता है तब जाकर मुझे मसला मैं है, ये लेकिन ऑब्जेक्शन से मुझे कोई मसला नहीं है। ऑब्जेक्शन से कोई मसला नहीं, ये कह रहा हूँ कि अगर आपको सवाल भी पूछना है, आपको उसी ट्रेडिशन में सवाल पूछना पड़ेगा। आपको देखना पड़ेगा कि जब 5 क्योंकि आपके कोई नए सवाल नहीं। मैंने कल भी अपनी वीडियो में बोला था, आपको लगता है आपका पॉइंट ऑफ व्यू कुछ नहीं, आप रटे-रटे पॉइंट्स बोलोगे जो आपने किसी और से सुने, उसने किसी और से सुने हुए 4 सवाल हैं, जो हर कोई पूछेगा। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि यार जब 800 साल पहले यही सवाल आया था, क्योंकि 800 साल पहले तो पॉलीमैथ्स होते थे जो इसको डिस्कस करते थे। उन्होंने कौन-सा ट्रेडिशन फ़ॉलो किया इस सवाल के जवाब को समझने के लिए। अब ऑब्वियसली मैं ये नहीं कहूँगा कि अब वो पहनो टोपी-वोपी पहनो आप, बट एटलीस्ट बेसिक सेंस में जो ट्रेडिशन फ़ॉलो किया गया था, आपको करना पड़ेगा। ये You're talking about the context, जिस हाँ, कॉन्टेक्स्ट में वो रूलिंग हाँ, की वो थी। कॉन्टेक्स्ट ओके। में आपको समझना पड़ेगा, हम्म। ये मैं कह रहा था। ख़ैर हम तो किसी और ही जगह चले गए, डिस्कशन कुछ और ही था, बट आई थिंक हम मेजरली एक ही चीज़ कह रहे हैं, जस्ट दैट आपने कुछ और There's a way to of हाँ। disagreements ना, डिबेट्स का और डिसएग्रीमेंट्स का एक वे होता है, आई डू एग्री। Even if I think we can have a discussion on this maybe some other day. अब नया एक और सवाल, कश्मीर फाइल्स देखी आपने? कश्मीर फाइल्स। टू बी वेरी ऑनेस्ट मैंने पूरी मूवी तो नहीं देखी है, हाँ। कुछ क्लिप्स मैंने देखी थी What do you think? विच वर, लेकिन मैंने कश्मीर फाइल्स पे जो क्रिटिकल लेंस दी गई है मल्टीपल सोर्स से, मैंने वो पढ़ी है फिर उसके बाद। Okay, what is the critical lens? सी द प्रॉब्लम मैं पहले क्लियर कर दूं, मैंने कश्मीर फाइल्स इसलिए नहीं देखी है क्योंकि यू नो मेरा कोई बायस है उसके खिलाफ। मैं सोशल मीडिया पे नहीं हूँ, मैं फ़ोन्स यूज़ नहीं करता, टू बी वेरी ऑनेस्ट। Hmm. आई हैव अ सिंपल फ़ोन, Hmm. आई टेंड टू सेव माई टाइम। Hmm. लेकिन हाँ, अगर कोई चीज़ फिर आ जाए बहुत ज़्यादा तो उसके बारे में पढ़ता वढ़ता आई डू दैट। Hmm. वेरी ऑनेस्टली स्पीकिंग, द वायर ने भी उस पर एक आर्टिकल लिखा था, अल जज़ीरा ने भी उस पर आर्टिकल लिखा था, रूटलेज ने Hmm. बाय द वे आर्टिकल लिखा था उस पर, और कुछ और स्कॉलर्स, क्रिटिकल स्कॉलर्स ने आर्टिकल लिखा था। वहाँ पर बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम पे चीज़ों को लिया गया है, Okay. एंड क्या दिखा इट रहे? वाज यूज्ड एज अ प्रोपेगेंडा फॉर द फॉर अ सर्टेन पॉलिटिकल आइडियोलॉजी विच इज़ वेरी डेंजरस। जब आप ब्लैक एंड वाइट में चीज़ों को दिखाते हो ना, Hmm. सिर्फ ब्लैक एंड वाइट में चीज़ों को दिखाते हो। सी, अफगान दुरानी आगे बोला गया एक्सोडस हो गया हिंदूज़ का, Hmm. हिंदूज़ पे जुल्म था, Hmm. जो मुसलमानों पे जुल्म था वो नहीं दिखाया गया, तो यू शोड इट ब्लैक एंड वाइट, क्योंकि अफगान दुरानीज मुसलमान थे, उनका बैकग्राउंड मुसलमान का था, तो इसका मतलब वो हिंदूज़ के खिलाफ थे, जबकि मुसलमानों को उन्होंने कत्लेआम किया। Hmm. लंकर्स के खिलाफ भी, सॉरी चक्स के खिलाफ भी, Hmm. राइट? Hmm. तो उस पे भी आता एक्सोडस आया, वहाँ पर भी ब्लैक एंड वाइट करने की कोशिश की गई थी कि हिंदूज़ पे जुल्म था, Hmm. जबकि दे वर शिया मुस्लिम, सुन्नी मुस्लिम से भी जुल्म था उस वक्त। Hmm. सो नॉट एवरीथिंग इज ब्लैक एंड वाइट। व्हेन यू ट्राई टू शो पीपल ब्लैक एंड वाइट, यू हैव टू So you're अंडरस्टैंड saying दैट्स Kashmir वेरी। files basically एक narrative black and white में जी दिखाने जी, की वो कोशिश नैरेटिव करी? ब्लैक एंड वाइट में शो करने की कोशिश करती है कि सी, मैं आपको ये ना एक रिपोर्ट बताता हूँ, आरटीआई हुआ था बहुत टाइम पहले, आई डू रिमेंबर इट क्योंकि मैंने इसके बारे में पढ़ा था। Hmm. इंडियन गवर्नमेंट को आरटीआई दिया गया था कि हाउ मेनी कश्मीरी पंडित्स वर किल्ड ड्यूरिंग दैट पॉइंट ऑफ टाइम, और कितने कश्मीरी मुस्लिम्स को मारा गया था उस पॉइंट ऑफ टाइम पे। सो द आर्टिकल जो आरटीआई हुआ था उसकी रिपोर्ट आई थी कि एटलीस्ट, जहाँ तक मुझे याद है, 600-700 टाइम्स ज़्यादा मुसलमान मारे गए थे उस वक्त। सो ऐसा तो नहीं, आई एक्सेप्ट द फैक्ट एक्सोडस हुआ, उनको निकाला यहाँ से, विच नॉट द राइट थिंग, वो गलत है, जो हुआ उस वक्त वो गलत हुआ। आई डू एक्सेप्ट इट, आई एम नॉट बीइंग अपोलोजेटिक हियर, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मेरा मिजाज नहीं अपोलोजेटिक होने का, जहाँ जो गलत है वो मैं गलत बोलूंगा, वो हुआ है। जहाँ जो सही है वो सबके खिलाफ, आई विल टेल यू इट्स राइट, मुझे कोई मसला नहीं उसमें। बट कश्मीर फाइल्स टुक दैट इनटू ब्लैक एंड वाइट ओनली। वहाँ पर काफ़ी, जैसे वायर ने, रूटलेज ने काफ़ी जगहों पे मेंशन किया कि वहाँ पर एक इमेज पोर्ट्रे करने की कोशिश की गई कि जहाँ पर मुसलमान नाम आता है उसको नेगेटिव सेंस दिया गया हर बार, ठीक है, हर वक्त नेगेटिव सेंस दी। आई बिलोंग टू अ डिस्ट्रिक्ट गांधरबल, जहाँ पर अभी भी कश्मीरी पंडित रहते हैं। मेरी विसिनिटी में एक एरिया है तुलमला, जहाँ पर माता खीरवानी का मंदिर है, ऑलराइट, वहाँ पर अभी भी कश्मीरी पंडित रहते हैं, एंड दैट रीजन इज़ वेरी पीसफुल, दैट रिमेन पीसफुल थ्रू आउट। तो आप वो क्यों नहीं दिखाते हो कि वहाँ पर मुसलमान और हिंदू तो एक ये साथ फिल्म रह रहे? क्या इवेंचुअली क्या ऑब्जेक्टिव है मूवी का लार्ज पिक्चर में? सी इट, द ऑब्जेक्टिव इज, जिस तरह से अभी पैन इंडिया लेवल पे एक कम्युनिटी को एलिनेट करके पॉलिटिक्स प्ले की जा रही है, और इक़्तिदार, जैसे सी, इन ऑर्डर टू प्ले
in order to remain for a longer time in the politics, you have to show someone else as the other self. अदरवाइज ठीक है, अदराइज करना पड़ेगा आपको, एलिनेट करना पड़ेगा, सो दैट यू फॉर्म योर ओन आइडेंटिटी एंड यू मेंटेन दैट. और उस अदराइजेशन में आपको, जस्ट लाइक यू सेड, कंफर्मेशन बायस, छोटी छोटी चीज़ें पकड़ोगे या बड़ी बड़ी चीज़ें भी पकड़ोगे, बाय द वे, उसको यूज करके उनको आपको कंटिन्यूसली विलन शो करना पड़ता है, सो दैट यू रिमेन इन द पॉलिटिक्स, बिकॉज दैट्स हाउ पॉलिटिक्स इज बीइंग प्लेड. ये हर जगह पे हुई है, सिर्फ अभी नहीं हुई है, थ्रू आउट द हिस्ट्री इंसानों ने ऐसे ही प्ले किया. एवरी मेजर पावर ट्राई टू डू दिस. सो ये उस प्रोपेगेंडा को ज़्यादातर जस्टिफाई करता है. जबकि मैं ये नहीं कह रहा हूँ एक्सोडस नहीं हुआ है. कश्मीर फाइल्स में अगर जब एक्सोडस दिखाया गया, एक्सोडस इज ट्रू, लेकिन दे टुक इट टू एक्सट्रीम्स. They took it to black and white. They took it to some other level, जो कि which is very fanatic type of thing. do you think और फिर मैं ये क्यों कह रहा हूँ, because a lot of states उनने जो सिनेमा टैक्सेस होते उसमें खत्म कर दिया, उसको फ्री कर दिया था ना शायद, something like that. तो हाँ वो तो फ्री थी. yeah, so State में शायद. it's showing कि एक particular political narrative को fit करती है. अभी आपके भाई कह रहे थे ना, you live in Baramulla, right? Baramulla में there's a huge population of Kashmiri Pandits, Sikhs, right? तो वो चीज़ें नहीं दिखाई गई है उस चीज़ में ना. और जहाँ पर सी दिस इज वेरी प्रॉब्लमेटिक व्हेन यू टॉक अबाउट ब्लैक एंड वाइट नैरेटिव्स, और जब आप किसी नैरेटिव को एक्सट्रीम पे लेके चलते हो. यार अब ये भी है ना कि एलिनेशन करने का एक ही तरीका नहीं है. अब लेट्स से फॉर एग्जांपल मैं किसी को बोलूं कि यार यूपी में मुस्लिम एलिनेट हो रहे हैं, मैं नहीं बोल रहा हूँ हो रहे हैं, लेट्स से हो रहे हैं, वो मुझे बोलेगा अरे लेकिन यूपी में तो 20 करोड़ मुस्लिम रहते हैं. लेकिन किसी जगह किसी का रहना इज नॉट इम्पोर्टेंट, डिपेंड्स ऑन हाउ दे लिव देयर. अगर बारामूला में सिख रह रहे हैं और उन बेचारों का इतना डिफिकल्ट है रहना कि वो पगड़ी भी नहीं बांध सकते, गुरुद्वारा में माइक भी नहीं प्ले कर सकते, फिर तो वो अलग लेवल ऑफ एलिनिएशन है, ऑपरेशन है. एब्सोल्युटली राइट. क्योंकि हम ये फिल्म मेकिंग के बारे में बोल रहे थे, और हम आपको लगता है कि फिल्म मेकिंग इज केपेबल ऑफ नैरेटिंग द ऐसा कंटेंट बनाना जिससे पब्लिक नैरेटिव शेप हो? Independent filmmaking is something which I really admire. जो independent film makers होते, documentary ये मूवी तो इतनी फाइल्स बनी अभी तक, हम्म, तो तभी बन रही होंगी. आपको क्यों लग रहा है क्यों बन रही है? फाइल कश्मीर फाइल्स, केरला फाइल्स, कुछ और फाइल बनी थी, बंगाल फाइल्स, राइट? तो डू यू थिंक इट इज हेल्पिंग इन सम वे कि ये मूवीज बन रही है, या फिर जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट? no, it's एक proper narrative इनके through thread किया जा रहा है ना, proper threads इनके through use किए जा रहे हैं, proper narrative building इनके through use किया जा रहा है, all right, for the longer goals, for the political narratives. So the problem is कि जब ruling class, elite class वो कंट्रोल करती है आपके आर्ट को, आपके लिटरेचर को, आपके आर्किटेक्चर को, तो दैट बिकम्स वेरी प्रॉब्लमेटिक. बिकॉज जब ये रूलिंग क्लास बदलेगी, अगली रूलिंग क्लास अपने हिसाब से फिर चीज़ों को अपने पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज़ को करने के लिए वहाँ पर मेंटेन करने के लिए चीज़ें रखेगी. एनी पार्टी, कश्मीर में भी आ जाए, इंडिया में आ जाए, कहीं और पर दुनिया में आ जाए, एज लॉन्ग एज ये जो स्फीयर्स है जो कि पब्लिक नैरेटिव बिल्ड करते हैं, मीडिया है आपका, सिनेमा है आपका, लिटरेचर है आपका, अगर इसका कंट्रोल रूलिंग क्लास के हाथ में आ जाए, इलीट्स के हाथ में आ जाए, एंड दे स्टार्ट डिक्टेटिंग, या प्रेस, जैसे मैं आपको ना बात बताता हूँ, पुराने टाइम पे क्या किया जाता था कि डायरेक्टली मीडिया हाउसेस को कंट्रोल नहीं किया जाता, आज भी डायरेक्टली नहीं किया जाता, इनडायरेक्टली किया जाता है बाय द वे. तो डायरेक्टली नहीं करते थे वो मीडिया हाउस को, मीडिया हाउस तो नहीं थे उस वक्त, लिटरेचर हाउस को, लिटरेचर को डायरेक्टली कंट्रोल नहीं करते थे कि गवर्नर ने लिटरेचर लिख दिया, या आप मान के चले किसी चीफ मिनिस्टर ने लिटरेचर लिख दिया. सो व्हाट दे यूज्ड टू डू इज कि जो रूलिंग एलीट्स होते थे, उनके जो पेट्रन्स होते थे या उनके जो सपोर्टर्स होते थे, वो किसी पब्लिशिंग हाउस को ऑन करते थे, और वहाँ से फिर वो उस नैरेटिव को, जो कि पॉलिटिकल एजेंडा का नैरेटिव है, उसको फिट करने के लिए पब्लिशिंग होती थी वहाँ से. न्यूज़पेपर्स ने भी बहुत टाइम तक ऐसा ही किया, बुक पब्लिशिंग हाउस ने भी बहुत टाइम पे ऐसा ही किया, धीरे धीरे न्यूज़ नेटवर्क्स आ गए, उनने भी ऐसा कर दिया. सो एज लॉन्ग एज इनका कंट्रोल किसी सरकार के अंडर है ना, नैरेटिव बिल्डिंग उस सरकार के, यू नो. डू यू थिंक जो अभी लेटेस्ट में ये बुक्स बैन हुई अभी 1-2 महीने पहले, इट हैज टू डू एनीथिंग विद शेपिंग द नैरेटिव कि हम किस तरीके का नैरेटिव आगे बढ़ाना चाहते हैं? सी जो बुक्स बैन हुई ना, आई थिंक कि बैन होने से ज़्यादा उन बुक्स की पब्लिसिटी हो गई, बिकॉज आई टू गॉट टू नो अबाउट सम न्यू बुक्स जो मेरी नज़र में नहीं आई थी, टू बी वेरी ऑनेस्ट. सो
आई बिलीव उससे पहले तो शायद लोग उन किताबों के बारे में नहीं पढ़ते थे, उसके बाद लोग उन किताबों के बारे में पढ़ना स्टार्ट हो गए, बिकॉज यू लिव इन अ डिजिटल वर्ल्ड। अगर आपको बैन करना है फिर आपको डिजिटली भी बैन करना पड़ेगा, एब्सोल्यूट बैन थ्रू डिजिटल वर्ल्ड एज वेल, बिकॉज बहुत कम लोग हैं टू बी वेरी ऑनेस्ट जो आज भी दुकान पे जाके किताबें खरीदते हैं हाँ, हार्ड बुक। या हार्ड कवर खरीदते हैं। सो उसके बाद तो मुझे भी नई किताबें पता चल गई जो मुझे पढ़ने को कुछ मिल गई थी। सो इन डिजिटल वर्ल्ड यू कैन नॉट इन अ डिजिटलाइज सोसाइटी ये करना प्रमोशन हो जाती है एक किस्म की, ये उलट पड़ जाती है उस चीज़ की जिसको आप रोकना चाहते हो। अब अब ये तो नहीं बोल सकते ना आप किसी को कि अब चलो ठीक है, अगर कोई नैरेटिव बना रहा है, हम्म, ठीक है, अपनी स्टोरी शेप कर रहा है, हाउ डू यू नरेट योर स्टोरी, हाउ डू यू मेक श्योर दैट आप अपना नैरेटिव एक शेप करें जस्टिस की बुनियाद पे, ट्रूथ की बुनियाद पे, एंड डू यू थिंक एज कश्मीरी सोसाइटी वी आर एबल टू डू इट? इफ नॉट, व्हाट कैन वी डू टू अचीव इट? ट्रीटी ऑफ अमोरियम जब साइन हुई थी ना अब्बासिड्स और बिजान के दरमियान, हाँ, अब्बासिड्स को अब सोना लेना था, हाँ, पैसे लेने थे, हाँ, टैक्सेस लेने थे बिजान से। हाँ, उन्होंने बोला हमें टैक्सेस नहीं चाहिए, हमें ग्रीक लिटरेचर दे दो आप जो आपके पास है। हम्म, मामून है ना, खलीफ मामून जो थे, हाँ, हाँ, उन्होंने जो बिजान एम्परर था उस वक्त का, उसको बोला जो आपके साथ हमारी ट्रीटी या मुआहिदा है जो कुछ भी है उसके बदले में आप पैसा नहीं चाहिए हमें आपका, आपके तोहफे नहीं चाहिए हमें, हमें किताबें चाहिए जो आपके पास है, रियर बुक्स जो आपके पास है। एंड ही पेट्रोनाइज्ड, ही काइंड ऑफ फंडेड पीपल, लोगों को जमा किया, स्कॉलर्स को जमा किया, उनको पूरी दुनिया में भेज दिया, इंडिया भेजा, इजिप्ट भेजा, अलेक्जेंड्रिया भेजा, अलग अलग जगहों पे भेजा कि जो रियरेस्ट ऑफ द रियरेस्ट किताबें वो जमा कर दो और वो बायतुल हिकमा में होनी चाहिए। हारून रशीद ने बायतुल हिकमा एज अ लाइब्रेरी स्टार्ट की थी। और फिर कुछ टाइम के बाद मामून रशीद ने जब ये स्टेप लिया, उसके कुछ टाइम के बाद स्पेन में जो लाइब्रेरी बनी ना मुसलमानों की, वहां पर 4 लाख से ज्यादा रियर मैन्यूस्क्रिप्ट्स थे पूरी दुनिया के। मैं ये बातें क्यों कह रहा हूँ? अच्छा एक और चीज़ मैं बता दूं आपको, जैनुल आबदीन का नाम आपने सुना है, बादशाह का? उनके वक्त पे तैमूर का बेटा जो शाहरुख है ना, उसने उनको एलिफेंट्स भेजे और कुछ ज्वेल्स भेजे। जैनुल आबदीन ने यहाँ से वापस लिखा कि बेहतर होता आप हमें आलिम भेजते और किताबें भेजते। मेरा पॉइंट ऑफ टाइम पॉइंट ऑफ कंसर्न क्या, या मेरा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है कि हम वो कौम है, हमारी नस्लें वो लोगों से आ रही है जिन लोगों ने जंगों में माल के बदले, पैसे के बदले किताबें ली, जिनने लिटरेचर लिया। सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि इस कंसेप्ट को, इस फिलॉसफी को वापस रिवाइव करना कि पहले पढ़ने वाले लोग तो आ जाए ना हमारे पास। कश्मीर के इशू पे, कश्मीर की हिस्ट्री के इशू पे, इंडियन हिस्ट्री के इशू पे कितने डिबेट्स होते रहते हैं। लेट्स टॉक पर्टिकुलर अबाउट कश्मीर का इशू, कितने डिबेट्स होते रहते हैं, कितने जज्बात आते रहते हैं, कितने कंसर्न्स आते रहते हैं, कितने मल्टीपल पर्सपेक्टिव आते हैं। आप सैंपल उठा ले, किसी भी कॉलेज, किसी भी यूनिवर्सिटी, किसी भी स्कूल में जाइए और वहाँ पर जब डिबेट चल रहे होते हैं इसके बारे में, जो लोग डिबेट कर रहे होते हैं, 100 लोग, 50 लोग, 10 लोग, उनको बोले आपने कितनी किताबें हिस्ट्री की पढ़ी है इसके बारे में, आपको मुश्किल से कोई एक मिल जाता है। So how do you narrate? You narrate first by understanding your history ना, you narrate first by going towards the source। पहले पढ़ने वाले तो बने ना, बाद में आप लिखने वाले बन जाएंगे, बाद में नरेट करने वाले बन जाएंगे। So this is very important। हुजूर अलैहिस्सलाम ने बद्र के वक्त, इब्न हिशाम अपनी किताब में जो उनकी सीरा है वहां पर लिखते हैं, बद्र के वक्त हुजूर अलैहिस्सलाम ने कुरैश को बोला कि मेरे असहाब को तुम सिखाओ, और तुम अगर 10 असहाब को लिखना और पढ़ना सिखाओगे ना तो तुम्हें आजाद कर दूंगा मैं। ये कौन है? ये बद्र के प्रिजनर्स को कहा गया था। पहली वही आती इकरा की, इमेजिन, पहली वही आती इकरा की, और आज का मुसलमान, आज का यूथ हमारा किताबों का पता भी नहीं है उस बंदे को। सो द वे टू स्टार्ट इज टू रिवाइव दिस लेगेसी। सोचे ना, जंग में मैंने पैसे नहीं लिए, मैंने बोला किताबें दे दो मुझे। ट्रीटी में मैंने पैसे नहीं लिए, टैक्सेस नहीं लिए, मैंने बोला किताबें दे दो, ग्रीक लिटरेचर मेरे पास दे दो, मुझे ट्रांसलेट करना है वो। दुनिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरीज मैंने एस्टैब्लिश करना स्टार्ट कर दी। चाइना में पेपर मेकिंग की इंडस्ट्री थी और कोई भी उनके मध्य मुकाबले नहीं आता था। बगदाद को जब पता चला, बगदाद में खलीफ को, मुझे उनका नाम याद नहीं, मंसूर या कुछ और उनका नाम है, उनको जब पता चला कि देयर इज दिस, या तो ये इतना बड़ा मसला है, तो ही टोल्ड देम कि सबसे बड़ी इंडस्ट्री यहाँ पर बनाओ, यहाँ पर हर दिन लाखों किताबें छपनी चाहिए, हम उन पे डिपेंड नहीं होने चाहिए। सो पहले ये लेगेसी तो रिवाइव। अब ये तो लार्जर गोल में हो गया ना। अब जैसे अब मैं हूँ 17-18 साल का, 20-25 साल का, और मुझे बहुत इंटरेस्ट है कि यार मैं कैसे दूसरों को बोलूँ अपनी स्टोरी कि यार हम अच्छे भी हैं,
हम भी शांति चाहते हैं, पीस चाहते हैं, हम चाहते हैं आप यहाँ आए, ट्रेड करें। मैं ये जो क्योंकि अब जो क्योंकि ये फ़लस्तीन और इज़राइल के मसले में अगर आप देखोगे जो नैरेटिव सबसे ज़्यादा बनाया है वो सोशल मीडिया ने बनाया है। हुँ। तो क्या सोशल मीडिया को हम कुछ इफ़ेक्टिवली और यूज़ कर सकते हैं एटलीस्ट टू टेल आवर स्टोरी एज़ लाइक अ व्हाट इज़ द स्टोरी ऑफ अ लोकल कश्मीरी? डू यू थिंक देखिए दैट? 2 ही तरह के लोग हैं। एक वो है जो सोशल मीडिया में कहीं से सुनते फिर नैरेट करते। हुँ, एक वो है जो किताबें पढ़ेंगे फिर सोशल मीडिया पे नैरेट करेंगे। हुँ, ये 2 ज़मीन और मतलब ये ज़मीन और आसमान का फ़र्क आएगा 2 लोगों में। हुँ, द वे यू कैन इम्प्रूव इज़ अगेन वो लॉन्ग टर्म गोल नहीं है, वो एक्चुअल गोल है हमारा। हुँ, वो एक्चुअल मेथोडोलॉजी है हमारी। हुँ, यू गो बैक टू द बुक्स, हुँ, यू स्टार्ट रीडिंग, कल्चर बनाए, घर का साइकोलॉजी में ना एक कांसेप्ट है, कॉफ़ी टेबल फिनोमेनन। हुँ, ये बहुत ज़बरदस्त फिनोमेनन है साइकोलॉजी में। कॉफ़ी टेबल फिनोमेनन क्या कहते हैं कि मेरे घर के टेबल पे जो चीज़ें होगी ना, हुँ, मेरा बच्चा उन्हीं को पिक करेगा। हुँ, जो चीज़ मैं टेबल पे नहीं दे रहा हूँ, मेरा बच्चा उसको पिक कर ही नहीं सकता। हुँ, जो मेरे टेबल पे चीज़ होगी, मेरा बच्चा वही बनेगा। हुँ, उसका थॉट उसी चीज़ों के इर्द-गिर्द रिवॉल्व करेगा। हुँ, मेरा बच्चा अगर फ़ोन पे तंग कर रहा है ना, मेरा बच्चा अगर फ़ोन पे रो रहा है ना, इसका मतलब मेरे कॉफ़ी टेबल पे फ़ोन था ना, माँ-बाप फ़ोन यूज़ कर रहे थे कॉफ़ी टेबल पे। हाँ, अगर मेरा बच्चा किताब पे रो रहा है, इसका मतलब माँ-बाप का जो ग्रामर था, जो वो सेट करे थे, वो किताब पे सेट किया जा रहा था। हुँ, सो यू रिवाइव दिस कॉफ़ी टेबल फिनोमेनन। हुँ, गेटिंग माय पॉइंट? हुँ, कॉफ़ी टेबल फिनोमेनन आपका सही होगा ना, वो फैक्चुअल होगा, वो वी नीड इंटेलेक्चुअल्स, वी नीड रीडर्स, वी नीड थिंकर्स। इसके बगैर काम नहीं चलने वाला है, ट्रस्ट मी। एंड ये लोग फिर आगे जाके मीडिया हाउसेस खोल सकते हैं, हुँ। सिनेमा हाउसेस खोल सकते हैं, पब्लिशिंग हाउसेस खोल सकते हैं, पॉलिटिक्स कर सकते हैं, फाइनेंसिंग कर सकते हैं। बट फर्स्ट दिस कॉफ़ी टेबल हैज़ टू बी चेंज्ड, इट हैज़ टू बी रिवाइव्ड। उसके बगैर नहीं चल सकता है। See, it's beautiful actually और मुझे बड़ा पसंद आया पॉइंट we went back to the conversation we were having और शायद this opened the door मैं ये कह रहा था that the moment you start asking a question to anything हुँ, चाहे वो theology हो चाहे वो sociology हो पहला क्वेश्चन नहीं होना चाहिए कि ये हो क्यों रहा है पहला सवाल ये होना चाहिए ये सवाल आया कहाँ से राइट। हुँ, वही तो थिंकर है कि हुँ, मैं ऐसा सोच रहा हूँ तो क्यों सोच रहा हूँ ठीक है मैं किसी चीज़ को गलत समझ रहा हूँ तो क्यों समझ रहा हूँ मेटा थिंकिंग। हुँ, जब तक मेटा थिंकिंग नहीं हो रही है तब हुँ, तक आपकी कोई ओरिजिनल इंसाइट है ही नहीं हुँ, आप पैरट की तरह कुछ और बोल रहे हो जो आपको लग रहा है कहीं जो बेसिकली कहीं और से आ रहा है हुँ। और आपका जो कांसेप्ट था ना, आई वॉच्ड वन ऑफ योर वीडियोज़ जहाँ पर मसाजिद्स का कांसेप्ट आपने दिया था रिवाइवलिज़्म का। हाँ ये जो तरीका है ना कॉफ़ी टेबल ये वहाँ से सही होगा। हाँ ये घरों से और मस्जिद में सही होगा। हम्म मस्जिद में रीडिंग क्लब्स खोलना स्टार्ट हो जाए। हम्म घरों में माँ-बाप मोबाइल के बदले में शाम को रीडिंग स्टार्ट कर दें। हम्म You will see in next 10, 20 या 30 years maximum, हम्म you will see people narrating their own stories and setting the narrative हम्म from here हम्म on the base of facts and data. बट पहले मॉरल एजुकेशन लीजिएगा खुदा का वास्ता है। हम्म बिकॉज़ मॉरल एजुकेशन पहले आपने नहीं ली, कोई और एजुकेशन ले ली आपने, उस एजुकेशन को आप अपने हिसाब से फिर यूज़ करोगे। इस पे सो इस दिस इज़ वेयर द रिवाइवल See, I'll tell स्टार्ट्स। you ये शायद इमाम अबू हनीफा का कॉल है या इमाम इब्न बाज का कॉल है वो कहते हैं सोसाइटी में दो तरीके के लोग होते हैं हुँ, एक वो जो सोसाइटी के लिए गलत होते हैं हुँ, एक वो लोग होते हैं जो मॉरली करप्ट होते हैं लेकिन उनके पास इल्म होता है हुँ, लेकिन उनमें अमल नहीं होती हुँ। दूसरे वो होते हैं जो इग्नोरेंट होते हैं उनको पता नहीं होता नहीं हाँ, लेकिन इल्म होता है वो उनसे वर्स है क्योंकि उनकी कोई मॉरल एजुकेशन है ही नहीं कि करना क्या है एग्ज़ैक्टली, राइट यानी कि इग्नोरेंस ज़्यादा प्रॉब्लम है करप्शन से एग्ज़ैक्टली। बट खैर आई मुझे लगता है दिस इज़ वेयर वी एंड या वी स्पोक अबाउट इंशाल्लाह सिकंदर हमने इसको लेट्स एंड एट कॉफी टेबल बट लेट्स फर्स्ट स्टार्ट नाउ रिवाइविंग दिस रिवाइविंग दिस लेगेसी इंशाल्लाह इंशाल्लाह। पर इट वाज अ वंडरफुल कॉन्वर्जेशन जो हमने लास्ट टाइम की तरह की थी इंशाल्लाह वी विल ट्राई टू हम एक और बार कोशिश करेंगे कि जो हम अब हमारा नेक्स्ट इसी सीरीज़ का नेक्स्ट एपिसोड हो वो जल्द से जल्द आए इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। सी द पॉइंट इज़ टू कवर द एंटायर कश्मीरी हिस्ट्री फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ अ कश्मीरी राइट जिसको हम ऑब्जेक्टिवली कवर करने की कोशिश करें बाकी आपका बहुत टाइम देने के लिए अच्छा थैंक यू सो मच सर, जज़ाकल्लाह खैरन एंड फिर से माज़रत लेट होने की। नहीं कोई बात नहीं इट्स ओके इंशाल्लाह अगला एपिसोड लेट तो जल्द मैं ही ही हो होगा। गया नहीं, नहीं मैं एपिसोड की बात कर रहा हूँ सर। अच्छा हाँ, चलिए इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड हम बहुत बहुत जल्द जल्दी होगा लाएंगे इंशाल्लाह। हमें उम्मीद है कि और लास्ट एपिसोड की तरह अगर आपके पास कोई सवाल कोई ऐसी चीज़ जो हम कवर नहीं कर रहे हैं एंड यू वांट अस टू कवर दैट प्लीज़ ड्रॉप द कमेंट्स एंड इंशाल्लाह वी विल सी व्हाट वी कैन डू वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू